Hello everyone, this is Ankit Agarwal representing Haryana Vidya Mandir Alumni Association. The event today is on budget session under the Learning and Development Initiative, a part of the alumni community. We have with us Mr. Rajiv Podar sir and CA Ayush Goyal. I would like to introduce Rajiv sir first. Though Rajiv sir requires no introduction, he is a three-time Padma Shri nominee and a TEDx speaker. He has been empowering education over the last 30 plus years. He has lived the teaching life and taught over 1,000 plus students spread over the period. His organization, Knowledge Capsule, is a non-profit organization which partners with more than 100 plus schools pan India, helping students think critically and set new boundaries. Last but not the least, he is an active stock market enthusiast and nothing is impossible with him. Hello. सबको आ गए लो भाई। देख तो ले तुम लोग को सबको। यस सर, आ- करते करते हैं। यस सर। आयुष सर आयुष हीरो आपको भी चालू। इतना दिन बाद देख के बहुत खुशी अरे हो रहा है। आयुष हीरो चालू करो। वीडियो चालू करो। गुड इवनिंग सर। देखो सब एक से एक छीट आ गई है, सब एक से एक छीट आ गई। हाँ सर, एक सेकंड। आ, बिना छीट बोले तो साला बात ही नहीं कर सकता आदमी। गुड इवनिंग सर। ये देखो, सबसे बड़ा सबसे बड़ा ज्ञानी तो आयुष गोयल यहाँ बैठा ही है। हम तो जब बोले कि आयुष गोयल आएगा, हम बोले बाप रे बाप, ये साला इतना बड़ा बड़ा सेमिनार कराता है, टैक्स ऐसे रटा रट, साला हमको 2008 में हमको पढ़ा देता था ये। अब तो पता नहीं क्या कराएगा ये। तो हम बोला भाई हमसे तो ना हो पाएगा। हम प्रिया को बोला भाई ये आ गया, तो बोला सर आप तो छाए हुए हो। हम बोला हम तो जो छाया वो तो पास्ट टेंस हो गया, अभी तो फ्यूचर आयुष गोयल के हाथ में है। ऐसा क्या गजब सर, हम गजब। लोग के बच्चों के ऊपर भी आप छाए हुए, आप क्या हम कि अपना आज पास बोल। आपको पता नहीं, आप इसका सेशन अटेंड करिए तो आपको पता चलेगा। प्रो है प्रो। मतलब मेरे पास मेरे स्टूडेंट लोग काम करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन में। मेरे लोग बोलते हैं बाप रे बाप, क्या सिखाता है क्या सिखाता है। सब मिस्टेक पकड़ लेता है। गंदा आदत है पुराना इसका। चलो, और कौन कौन आया भाई। पार्थ, पर दांत ठीक है तो। चलो, और कौन कौन आया है। पीयूष लोहिया, और कौन। गुड इवनिंग सर। वीडियो ओपन होगा तब तो फायदा होगा, देखो वीडियो ओपन नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब एचवीएम के छीट लोग आ गए हैं। गुड तुम आयुष इवनिंग में, सर। तुम अरे बाप रे बाप। अच्छा आयुष बोल, तो आयुष तुम कितना, तुम आयुष कौन से, तुम कब तक था एचवीएम में। सर 2006 तक। ओ तुम भी 10 तक था क्या वहाँ पे। हाँ। तुम और ऋषि दोनों जने शिफ्ट हुआ था क्या वहां से। हाँ, साथ में ही गया था हम लोग। हमको बोला साला एचवीएम में पढ़ता है लड़का आयुष गोयल, एक्स एचवीएम। बोला अच्छा, हमको तो लगा था साला ये कहाँ से निकल गया। चलो, पहले था एचवीएम में भी कोई बात था। एक से एक दिव्या निकल के आई थी, हिटलर आयुष था, एक से एक हीरो लोग निकल के आए थे। तुम लोग चला गया तो एचवीएम का मजा खत्म हो गया। एनीवे स्टार्ट करते हैं। देखो एक तो पहले एक तो पोल लेके देखते नहीं। पोल हमको लेना था, लेकिन वो पोल हो रहा नहीं है शायद। मतलब पोल हमको अलाउ नहीं हो रहा। हम आप लोग से एक तो पहले क्विज खेलते हैं। काफी कुछ होगा उसके अंदर, तो बिना क्विज के तो हम खेलेंगे ही नहीं। देगा देखो, टीचर तो टीचर ही रहेगा आखिर में। सब कोई गूगल पे जाइए, menti.com पे जाइए। सब कोई गूगल पे जाइए, menti.com पे जाइए, और ये वाला कोड डाल दीजिए। हम वो भी दे देते हैं आप लोग को। गूगल पे जाइए, menti.com दबाइए, और ये वाला कोड डाल दीजिए।
यहाँ पे लिखा हुआ है 55587766। चार ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं लेंगे। चलो, 55587766। वैसे बजट अब पुराना टॉपिक हो गया है। देश संकट में नहीं है, अब दुनिया संकट में है, जिसके बारे में हमको लगा ज्यादा और बात करने से बढ़िया रहता, लेकिन फिर भी आज बजट कर लेते हैं। फिर सबको डराएंगे क्या होने वाला है। देश संकट में नहीं, दुनिया संकट में आ गया है। 12 प्लेयर आ गए हैं। 55587676। रेडी है सब कोई? यस सर। हम आपको बता रहे हैं, आयुष जैसा लालची लड़का मैं आज तक नहीं देखा होगा। मतलब ऐसा कोई पीपीटी नहीं है वो छोड़ता है, सब ले लेता है सब। मतलब जो दे दो बस लेते जाता है, लेते जाता है। फिर हमको पता चला कहाँ कहाँ पे वो चेप के आता है, बड़ा भयंकर भयंकर। मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो आयुष गोयल है। मतलब 10 साल पहले जब तुम लोग को गिटाने के लिए बुलाते थे रुइया केटरर के वहाँ पे सफायर में, सब खाने ही आता था, क्लास करने तो कोई नहीं आता था। आयुष गोयल आता था सिर्फ पीपीटी लेने के लिए। चलो, 13 प्लेयर ही ज्वाइन किए हैं, देखिए। आप लोग गूगल पे जाइए, menti.com पे जाइए, और ये वाला कोड डाल दीजिए, या ये स्कैन करने से भी हो जाएगा। ये स्कैन करने से भी हो जाएगा। गूगल पे जाइए, menti.com दबाइए, और ये वाला कोड लिख दीजिए। मेंटी मीटर पे नहीं, menti.com पे। आ गए हैं क्या सब कोई? भैया हम लोग का सफायर का ट्रीट तो रह ही गया। इसीलिए हम बंद कर दिया, सब साग गिरने आ जाते हैं, सब हम के लोग तो पी के। कभी मिला ही नहीं भैया हम लोग को तो। मतलब आप लोग का तो होश ही नहीं है ना, मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि पूछो इन लोग से कितना खाए इन लोग बैठ बैठ के। हमारा दाल मखनी रुमाली रोटी आज भी याद है सर। लड़का देखो देखो सर, लालची लगा रहा है, देखो। सब के पी के खाओ पियो, और किसको अब। मतलब 1 1.5 घंटा का हम सेशन लेते थे, कोई सुनता ही नहीं था, सब सोता रहता था पीछे बस में। हम लोग वेट करता था कि वो बाहर वाला गेट कब खुलेगा। बस सब भाग जाता था, यही 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 बात है। यही बात है क्या? चलिए, सब कोई आ गए। सिर्फ 15 ही जन दिख रहे हैं क्विज पे। 40 जन है, लेकिन 15 ही जन आए अभी तक क्विज पे, और क्विज पे आए ही नहीं है। किसी को दिक्कत हो रहा है तो बताइए, हम गाइड कर देते हैं। गूगल पे जाके menti.com पे जाके ये वाला कोड डालना है, 55587676। चलिए, जो जीतेगा उसको एक तो प्राइज जरूर मिलेगा। फिर हमको ये मत बोलना हम लेट ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया। हमारी तरफ से एक प्राइज पक्का जाएगा उसको। क्वेश्चन टफ होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। चलो, 19 आया है 40 में से। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। Which company latest software release has caused panic among the Indian IT stocks? कोई कंपनी ने एक तो सॉफ्टवेयर रिलीज किया है, जिसके कारण आप लोग को पता है, सब स्टॉक मार्केट में तो सभी को ये आगे पीछे करके। आप लोग को लगेगा बजट क्लास कराते हैं तो ये क्यों करा रहा हूँ, सबके पीछे कारण है। चलिए, ओपन एआई का आंसर आया है। 7 जनों का ओपन एआई आंसर है। चलिए, दिव्या आगे भाग गई है, पार्थ, अंकित, पीयूष, सौरभ। क्वेश्चन नंबर 2। एकदम मत घबराना, अगर रॉन्ग होगा कोई बात नहीं है। इसी पर्पस से तो आप लोग को रॉन्ग कराना, हराना अपना पर्पस नहीं है, जिताना आप लोग को पर्पस है। सिखाना, कि जीतोगे या सीखोगे, हारोगे कभी नहीं। वो सॉफ्टवेयर ऐसा कौन सा था जिसके कारण पूरा दुनिया में खलबली मचा हुआ है? द वर्ल्ड चेंज ऑन 5th ऑफ फेब। हम लोग 1st ऑफ फेब डिस्कस कर रहे हैं, पर द वर्ल्ड एक्चुअली चेंज ऑन 5th नाइट। चलिए देखते हैं। मैं आंसर राइट नहीं बता रहा हूँ अभी कुछ भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल मत समझना कि जिसको आंसर नहीं आया उसको वो खराब है, ये अच्छा है। ये सब अपन लोग, ये तो सीखने का प्रोसेस है, इसीलिए सब सेशंस लिया जाता है। द मीनिंग ऑफ कोडैक मोमेंट। कोडैक का कैमरा सबके घर में होता था पहले। ठीक है।
बहुत चेंज हो रहा है लीडर बोर्ड, बहुत चेंज हो रहा है। अंकित, पीयूष, दिव्या, पार्थ, रुचिका, वरुण, आयुष। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक से देख के आंसर दीजिएगा। हाउ विल यू रेट दिस बजट? हाउ विल यू रेट दिस बजट? बाप रे बाप, सब डिप्लोमेटिक है, सब मोदी जी से डरते हैं, सब ने 3 दे दिया है। मैक्सिमम जनों ने 3 दे दिया कि भाई सेफ रहो, ज्यादा दे नहीं सकते हैं, कम दिया तो क्या होगा, चलो बीच में दे दो। सब डिप्लोमेटिक आंसर। 9 पीपल है गिवन ए 3 करेक्ट आंसर। मैंने पोल लेने का कोशिश किया था, इसमें पोल नहीं हो रहा था, इसमें तो यस तो बताना था, मतलब पॉइंट से मैंने मैंने राइट ऑप्शन लिया 5, मतलब रैंकिंग हाउ विल यू रेट दिस बजट 5 दिया था मैंने, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन बेमायने है। तो भी देखते हैं। बाबा एक ही जन ने राइट दिया, बताइए, एक ही जन ने। चलिए, अनोयमस 2 करके। तो अंकित को इस बार एक तो कैडबरी या एक तो गिफ्ट हम जरूर भेजेंगे, तो अपना एड्रेस भेज देना, अपना पक्का भेज देना। पीयूष, दिव्या, पार्थ, सभी कोई आगे पीछे करे हैं, बट जीता एक है, दैट इज अंकित। चलिए, अब हम लोग आज का सेशन करते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 4:15 हो गया है। आयुष के पास इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, हम आप सच बता रहे हैं, हमको कई बार शर्म आता है आप लोग के सामने ये सब टॉपिक लेके डिस्कस करने में। वो बोलता है सब हीरो हीरो एक से एक हीरो हो गए हैं, उन लोग क्या करेंगे, उन लोग के सामने हम क्या ही तो बोलेगा। आप लोगों को लग रहा है मैं मॉडेस्ट हो रहा हूँ, मैं मॉडेस्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ ये सब। चलिए, आयुष का नाम सुन के तो मेरे को घबराहट लगी कि भाई नहीं करना है। तो धुरंधर आ गए हैं भाई, तो सबको इन्हें 3 दिया। मिशन 2047। देखिए, आप में से किसका किसका डीमैट अकाउंट है क्या बताएंगे जरा? किसका किसका डीमैट है बताएंगे जरा? चैट में लिख सकते हैं, यस तो लिख देंगे आप, यस तो लिख देंगे आप। इस समय को पोल लेके आंसर देना था। यस, हाँ डीमैट के लिए ऑब्वियसली डीमैट, यस फॉर डीमैट, राइट। चलिए, मैक्सिमम जनों ने कहा है, जो एक जन बच गई है बहुत अच्छा किया रुचिका, नहीं तो सबके है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबके है। अंकित अग्रवाल का भी है, एक दो जन का और नो आया है, ये शायद सबका यस आ गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका आ गया। प्रिया खेमका का नो है, प्रिया खेमका सीएस होके नहीं कर रही है, थोड़ा लगा अजीब। चलिए, कोई बात नहीं है, सबका यस आ गया है। चलिए, अब देखिए क्या हो रहा है ना, हम लोग, देखिए मैं टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा, मैं नंबर पे नहीं जाऊंगा, वो तो आयुष एकदम एक्सपर्ट है, वो उसमें जाएगा। मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस बजट का विजन क्या था। ध्यान से सुनिएगा, ये अलग व्यू है जो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। विद ऑल डी मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, ये वाला कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो आप लोग को नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि सब कोई, हम लोग के कोविड के पहले 2-3 करोड़ डीमैट थे, अब हम लोग के शायद 20 करोड़ हो गए। 20 करोड़ डीमैट जो है, उसमें यूनिक 20 करोड़ नहीं, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। 100 करोड़ को तो हटा ही दो आप, जो गांव में रहते हैं या बच्चे लोग, उनको हटा ही दो। तो 40 करोड़ जो आदमी लोग हैं, जिन लोग डीमैट खोल सकते हैं, जो एजुकेटेड है, जो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में रुपया लगाते हैं, 20 करोड़ का डीमैट खुला हुआ है, बट 20 करोड़ यूनिक नहीं है। हर एक, कई कई जन का 2-3 होता है, तो मान लो 10-12-10 करोड़ का यूनिक अकाउंट खुला हुआ है। अब सोचो, ये बजट में क्या अच्छा था, क्या नेगेटिव था, देखते हैं। इस बार ये जैसे मैंने कहा, टुडे विल बी रिमेंबर्ड एज द डे इंडिया चूज कैपिटल फॉर्मेशन ओवर स्पेकुलेशन, अ न्यू एंड हेल्दी लॉन्ग टर्म बुल मार्केट इज बॉर्न टुडे। सबको इतना अब्यूज कर रहे थे, सबको इतना चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, बहुत दुखी थे। इवन द बेस्ट ऑफ भक्त्स ऑफ मोदी जी और ये सब अगेंस्ट हो रहे थे कि ये क्या बजट दे दिया उन्होंने। इस बार के बजट में खास बात था, जब निर्मला सीतारमन ने जब स्पीच चालू किया था, उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया था, कर्तव्य। 13 टाइम्स कर्तव्य वर्ड वॉज मेंशन इन दैट स्पीच। कर्तव्य मतलब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कर्तव्य है गवर्नमेंट का अपने सिटीजन्स के प्रति, कंट्री के प्रति, हम लोग के समाज के प्रति। तो उन्होंने स्टार्ट किया था कर्तव्य से, और 13 टाइम वो कर्तव्य वर्ड बार बार उन्होंने मेंशन किया था इस स्पीच के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा, हम आपको अलग व्यू देंगे, हम नॉर्मल व्यू नहीं देंगे। आयुष तो जहां मर्जी तुम चेप देना, काम आएगा तुम्हारे बहुत। तो मिशन 2 फॉर द 1040 धुरंधर की तरह मोदी जी लग गए और निर्मला सीतारमन लग गए। बहुत जनों ने कहा कि ये
स्टॉक मार्केट की गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, ये क्या तरीका है। बट हम लोग को बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज देर इज कनेक्शन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबको बोले मैडनेस है, ये क्या कर दिया। बट एज दिस से देर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। वो मोदी जी का एक तो फेमस डायलॉग है, मैं जो करता हूँ बोलता हूँ, नहीं करता डेफिनेट करता हूँ। एक बार मैंने जो डेफिनेट कर दी, मैं फिर कुछ भी नहीं सुनता हूँ। देखते हैं कैसे आता है। कर्तव्य उन्होंने इतना बार रिपीट किया। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, एकदम फास्ट दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वरिंदर बंसल है, ये एकदम मोदी जी के भक्त है। उन्होंने क्या हुआ, वॉट आई लाइक इन द बजट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब कुछ अच्छा। वॉट आई डेंट लाइक ओनली वन, जो एसटीटी के ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। इसलिए मैंने पूछा आप लोग की किस किस का डिबेट है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि अगर स्टॉक मार्केट उस दिन नेगेटिव हुआ, सब कुछ डर गए, तो क्या गड़बड़ होगा। तो पॉइंट ये है, वरिंदर बंसल ने लिखा 9 पॉइंट्स पॉजिटिव, 1 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। राजीव मेहता करके है, उन्होंने द बजट ओनली एट एसटीटी इंक्रीज ऑन अ बिग नेगेटिव, else looks very positive, not positive, very positive. 1 2 3 4 5 6, data center, defense, government capex, mat, buyback, this है, सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक। तो हम लोग का क्या बात हुआ कि बजट एज अ होल इज गुड, मतलब जो दिख रहा है। तो इतना नेगेटिव क्यों आया सब। कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक एसटीटी बढ़ा दिया गया गया ट्रेडिंग और फाटका के ऊपर। चलिए, अब समीर अरोड़ा साहब बहुत बड़े एनालिस्ट फंड मैनेजर है, वो सिंगापुर में रहते हैं। मार्केट विल फॉल अ लॉट मोर। विवेक बजाज सर बहुत फेमस आदमी है कलकत्ता के, वो हमारे साथ पॉडकास्ट भी किए थे। ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सेइंग इट लाउड एंड क्लियर। उन्होंने कहा कि समीर अरोड़ा ने कितना अच्छा से सबको ओपनली बोला है कि ये एसटीटी बढ़ाना बहुत गलत किया, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए था, ये गलत किया इन्होंने, एसटीटी नहीं बढ़ाना चाहिए था। सो एज आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू द टेक्निकल थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू द नंबर, फिजिकल डेफिसिट और वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो सब नहीं, विजन क्या है दिखते हैं। तो समीर अरोड़ा ने एकदम बता दिया मार्केट विल फॉल अ लॉट। तो सबको बोले थे इट इज नॉट दैट वी एक्सपेक्टेड डिड नॉट कम, व्हाट हैज कम एज वाज नॉट एक्सपेक्टेड, अननेसेसरी एसटीटी बढ़ा दिया ट्रेडियम। तो एक जन ने लिखा, चुपचाप मान लो कि बजट अच्छा है, नहीं तो गवर्नमेंट अभी 200 करोड़ रुपए और खर्चा कर देगा एडवर्टाइज करने में कि भाई ये अच्छा बजट है, वो हम लोग के ऊपर ही चेपा जाएगा, वो रुपया भी हमसे ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक सो फार सो गुड। हाउ वुड यू रेट दिस बजट। 70% ने 2 स्टार दिया, और कोई 3 स्टार 4 स्टार। चलिए, उसमें तो ट्विटर पे तो दिखता नहीं है कौन क्या दिया, इसीलिए सबको अपना मन का दे दिए। यहाँ पे दिया तो सबको मिडिल में 3 दे दिए। तो 16 देने का दिया ही नहीं, 70, मतलब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने कहा लोएस्ट स्टार 2 स्टार दे दिया, एसटीटी बढ़ा दिया। एज आई सेड, देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस, इट इज नॉट मैडनेस, देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। क्यों बढ़ाया अभी देखते हैं हम लोग। क्रोनोलॉजी समझिएगा, ये क्रोनोलॉजी को अच्छा से फॉलो करिएगा जो अमित शाह ने बोला। 2023 में, आज से 2.5 साल पहले, गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। सबकी बोली ये क्या किया, कसिनो गोवा में है, वहां तो किल हो जाएगा। अगर आप 28% जीएसटी दोगे रुपया के ऊपर, तो आदमी बोलेगा 100 रुपये का मैं टिकट खरीदूंगा, 28% टैक्स ही चला गया मेरा, फिर मैं जीतने के चांसेस तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने, ठीक से समझिए, क्रोनोलॉजी अभी आएगा, हम लोग पूरा समराइज करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग के ऊपर टैक्स बढ़ाया। ये था अगस्त 2023। जीएसटी काउंसिल स्टिक्स टू इट्स गन्स इम्पोज 20। सब कुछ बोले मत करो मत करो, वो नहीं माने, ठीक है, कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग, ड्रीम 11, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, लास्ट ईयर महाराष्ट्र ने वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स इंक्रीज किया लिकर के ऊपर, मोस्ट सिग्निफिकेंस इज 2011, ह्यूज जंप इन लिकर, ठीक है। सब कोई बहुत बोले नहीं करो मत करो, नहीं माना गया, नो रोल बैक। चलिए ठीक है। फिर जो इंडिया का बच्चा बच्चा जो यूथ है, जो लग गए थे कोविड के टाइम पे, लत लग गया था कि डेली एक्सपायरी, वाह वाह, खेलना है तो डेली जुआ खेलो, 3:30 बजे हीरो या जीरो गेम। तो सारा दिन होने लग गया। 2024 में, 1.5 साल पहले, गवर्नमेंट ने क्या किया, सेबी के थ्रू ये बंद किया। डेली एक्सपायरी की जगह हम लोग शिफ्ट कर रहे थे फोर्टनाइट, और फिर उन्होंने किसी तरह हफ्ता में एक ही रखा, एक एनएससी को, एक बीएससी को। तो जहां एवरीडे लॉटरी हो रहा था, वहां पे सिर्फ 2 दिन रह गया, वो भी उसको बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ। बैंक निफ्टी का पॉपुलर वीकली एक्सपायरी हट गया, फिन निफ्टी का हट गया। तीनों स्टॉक मार्केट में जानते हैं उनको, इसीलिए मैंने डीमैट पूछा, ठीक क्या है, व्हाई आर दे डूइंग इट। सब कोई बोले कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स में गवर्नमेंट को इतना टैक्स आता है, फिर भी ये कर रहे हैं। इतना टैक्स बढ़ाना लिकर के ऊपर, क्या मतलब है। फिर ये तो सबसे बड़ा उनके पास वो था, गवर्नमेंट के इनकम जनरेटिंग स्कीम था
कि डेली एक्सपायरी हो रहा था, सब खेल रहे थे। कॉल पुट का जो वॉल्यूम था इंडियन स्टॉक मार्केट में, मेरे को याद नहीं कितना था, मैंने कि लगाने का सोचा था फिर भूल गया। शायद 90% ऑफ द इंटायर मार्केट के 95% ऑफ द वॉल्यूम कॉल पुट में होता था डेली। मतलब फिर उन्होंने उसको बंद किया, फिर बोले फोर्टनाइट करेंगे, मतलब 15-15 दिन, फिर एक ही दिन रखा। चलिए ठीक है। 6 महीना पहले उन्होंने बोला ये ड्रीम 11 व्हील 11 के ऊपर मैंने टैक्स लगाया था ऑनलाइन गेमिंग, हटाओ, बैन ही कर दो। मतलब स्ट्रेट बैन, कोई मिडिल गेम नहीं है। गवर्नमेंट बैन्स इंडियन टीम स्पॉन्सर्ड ड्रीम 11। इट्स द एंड ऑफ एन ईरा। जो ये पॉपुलर रियल मनी गेमिंग थे, सब बंद हो गए। सब रियल मनी गेमिंग एक एक करके उन्होंने बैन कर दिया। टैक्स वैक्स नहीं, एमपीएल, ड्रीम 11, जू पे, शायद रमी 11, ये सारा एंड ऑफ द गेम। ड्रीम 11 प्रिपेयर्स टू शट डाउन बिकॉज रियल मनी गेमिंग आफ्टर द ऑनलाइन गेमिंग बिल इज द एंड ऑफ द ईरा। सोचो, ड्रीम 11 जो 10-5 साल पहले आया था, उस साल का 9,600 करोड़ टर्नओवर कर रहा था। 600 करोड़। और ड्रीम 11 के जो सीईओ हर्ष ने कहा, देयर इज नो लीगल वे टू फाइट एंड वी हैव टू शट डाउन। मतलब देयर हैज टू बी अ सीक्वेंस। पूरा बैन, पूरा बैन, मतलब पूरा बैन। नो हेयर देयर, कोई चीज ये सब नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बैन तो मतलब पूरा बैन। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी, अभी अभी 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आया कि आईटीसी के ऊपर, टोबैको के ऊपर टैक्स लग गया। लिकर एंड दीज एडिक्शन स्टॉक्स, हम लोग को पता है गुड्स के ऊपर सिन टैक्स लगता ही रहता है, कोई बड़ा बात नहीं है। बट दिस टाइम इट वाज अ मैसिव इंक्रीज इन टैक्स, मैसिव। सब कोई बोले, आईटीसी का चेयरमैन लिखा कि इसे स्मगलिंग होगा, नेपाल से इधर उधर से आने लग जाएगा, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग का इनकम कम हो जाएगा, क्यों कर रहे हो इतना बड़ा, धीरे धीरे का टैक्स बढ़ाओ। नहीं माना गया। आईटीसी शेयर्स सी sharpest fall in 6 years as center पर new tax है, with the magnitude of the tax being significantly higher than the earlier estimate। 1 जन को ये गिरा। और शायद ही इतिहास में कभी हुआ होगा कि 1 महीना तक ऑलमोस्ट एवरी डे आईटीसी गिरा। अगेन आई एम टेलिंग यू, 20 साल पहले जो आई सिगरेट्स के दाम थे, अल्कोहल के दाम थे, आज उससे बहुत ज्यादा गुना है। कम तो कोई सेल होता नहीं है, सबको पता है। तो आईटीसी को भी पता है कि वो टैक्स तो लगेगा ही, बट आईटीसी गिरता नहीं था। बट लुक एट द ग्राफ, फ्रॉम 31 December it went down and down and down and down and down, hardly a day in green, every day fall। मतलब बहुत ही शॉकिंग है। ऐसा कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, हो क्या रहा है। अब देखिए, आज सुबह का ये न्यूज है, दिस इज टुडेज मॉर्निंग न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई अमेंडमेंट इम्पैक्ट ऑन स्टॉक ब्रोकर्स। क्या दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन रिटेल फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड एमटीएफ, जो सब बच्चा बच्चा करने लग गया, एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, इससे लेवरेज रिड्यूस होगा। दिस अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। मैं फिर बता रहा हूँ, सबके पीछे सीक्वेंस है। एमटीएफ जो है, इट इज नथिंग बट लीगलाइज्ड वे ऑफ बोरोइंग मनी एंड इंडल्जिंग इन शेयर्स। वो देखिए एमटीएफ क्या था, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना था, जून में था 70,000 करोड़, जून 2024 में। अभी फरवरी 2026 नहीं आया, 1,16,000 करोड़ हो गया। 2 साल में ऑलमोस्ट डबल होने आ रहा है मार्जिन ट्रेडिंग। ये बच्चा फाटका तो, जो फाटका होता है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें कम से कम ये होता है 5-10 लाख का एक लॉट होता है, मिनिमम एक लॉट करना ही पड़ेगा। उसके अंदर वीकली मंथली एक्सपायरी होता है, रोल ओवर करना पड़ता है। ये एमटीएफ के आदमी तो डिलीवरी मानता है, तो मेरा डिलीवरी है, कोई सुन ही नहीं रहा, लेते जा रहे ले, दाम गिरते जा रहा है और एमटीएफ बढ़ रहा है। सोचो, दाम गिर रहा है, उसके बाद भी एमटीएफ बढ़े जा रहा है, मतलब और नया रुपया लगा रहे हैं। सो अब क्रोनोलॉजी समझिए। पहले उन्होंने गोवा के कसिनो बैन किए, उनके ऊपर ड्रीम 11 लोग के ऊपर टैक्स लगाया। फिर उन्होंने ड्रीम 11 को बैन ही कर दिया। वीकली एक्सपायरी डेली का बंद करके वीकली किया एक एक ठो। लिकर टैक्स इंक्रीज किया, सिगरेट्स बढ़ाया। डेरिवेटिव टैक्स जो 1 जनवरी को आया, 1 फरवरी को, वो बढ़ा दिया। जो मैंने कहा, इस बार के बजट में सब पॉजिटिव था, सिर्फ एक नेगेटिव था, एसटीटी बढ़ा दिया। दिस इज नॉट मैडनेस, दिस इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस। मतलब आप लोग सोचिए, जो मैं बोलता हूँ करता हूँ, मैं नहीं बोलता, डेफिनेटली करता हूँ। ट्रेंड पकड़ो। आज ये जो नॉन स्टॉप ये सब किया जा रहा है, जो सिन गुड्स है उसके ऊपर बढ़ाया जा रहा है, जो एडिक्शन है, जो गेमिंग है, जो स्पेकुलेशन है, जो जुआ है, उसको बढ़ाया भी जा रहा है, उसके ऊपर महंगा, उसको बैन किया जा रहा है। और यही चीज है जो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का एक तो फेमस डायलॉग है, शहर साफ चाहिए,
मोदी जी ने क्या सोच लिया है, क्या सोचा है मोदी जी ने? दिस इज अ क्लियर मैसेज इन लास्ट फ्यू इयर्स। वी कांट गिव यू जॉब्स, ओके। मनी कांट गिव, ओके। पोल्यूशन कम नहीं हो रहा, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर कम नहीं हो रहा, ओके। बट एटलीस्ट won't give the new generation the addictive bad habits to destroy future। उन्होंने क्या किया ये सीखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये अलग टाइप का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ये आप लोग को नॉर्मली नहीं मिलेगा। ये जो था मोदी जी ने, ये प्लानिंग है पूरा। 2 साल पहले से उन्होंने जो स्टार्ट किया, गोवा का कसिनो बैन किया, फिर ड्रीम इलेवन बंद किया, डेली एक्सपायरी बैन किया, लिकर टैक्स बढ़ाया, सिगरेट टैक्स बढ़ाया, डेरिवेटिव्स के ऊपर इस बजट में बढ़ाया। और आज का ये न्यूज़ है कि ये नया इफेक्टिव 1 अप्रैल की एमटीएफ भी स्टिक कर दिया कि लोन, कुछ भी हो जाए, गैम्बलिंग स्पेकुलेशन जुआ खेलने के लिए फ्यूचर जनरेशन को नहीं लत में डालेंगे। हम अच्छा कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, खराब नहीं होने देंगे। मोदी जी को पता है, गवर्नमेंट को पता है, सबसे बड़ा रिस्क लिया है। मैंने क्या कहा ट्विटर पे, सबको इनको चिल्ला चिल्ली करे, जो एजुकेटेड आदमी है सबका डिमांड खुला हुआ है, सबको बोले क्यों किया, क्यों किया, सब कुछ अच्छा था, क्यों किया आपने, क्या 10-15 हजार करोड़ के लिए आपने एसटीटी बढ़ा दिया। बट उन्होंने बोला, एडमिट भी किया कि 10-15 हजार करोड़ की बात नहीं है, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यूथ लोग का जो एडिक्शन था, जो गैम्बलिंग का नेचर बढ़ रहा है, उसको बंद करने के लिए। यही चीज बोलते हैं शहर साफ चाहिए पेट्रिक। इसीलिए देखिए, पीएम अभी परीक्षा पे चर्चा हुआ, मोदी जी ने किया, वी शुड नॉट अलाउ ऑनलाइन बेटिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इन इररिस्पॉन्सिबल डिजिटल यूज। मोदी जी एक के बाद एक कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। उनको पता है वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, एजुकेटेड क्लास उनके ऊपर गुस्सा करेगा, फिर भी वो कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज गॉन इनटू दैट थिंग कि आई नीड टू चेंज द सोसाइटी, एटलीस्ट रिमूव द वाइसेस, द बैड हैबिट्स दैट हैज गॉन इनटू द सिस्टम। अब दो चीज और बाकी है, ये तो यूथ और अडल्ट लोग के लिए किया गया है सारा चीज, दो चीज और बाकी है। क्या है वो दो चीज? एक है बच्चा लोग का अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो बच्चा लोग को आदत पड़ गया है स्विगी जोमेटो में ऑर्डर देके खाने का, उसको महंगा करना, उसका एडवर्टाइजिंग बंद करना, और एक ठो सोशल मीडिया बैन फॉर किड्स। ये दो और आने वाला है, ये 200, अगर ये सीक्वेंस चल रहा है, ये सीक्वेंस जो चल रहा है, और आज जो ये तो 6 तक मैंने डाला था रात तक, और अभी अभी आज ये सुबह ऐड किया ये 7th वाला पॉइंट कि एमटीएफ के ऊपर भी प्रेशर आ गया है। तो अगर ये सब कुछ हुआ है, तो नेक्स्ट टू टारगेट ऑफ विल बी दिस अल्ट्रा प्रोसेस फूड विच वी ऑर्डर लाइक क्रेजी, एंड सोशल मीडिया बैन फॉर किड्स, so as to remove the addiction. This is a clear signal. This is a clear signal. It wants young Indians to spend time productively. Every vice that traps young people should be into young people into unproductive domain is being made expensive straight up. You don't have to agree with every move, but the direction is clear. डायरेक्शन इज क्लियर। क्या है वो डायरेक्शन? देश साफ चाहिए, देश साफ चाहिए। इसीलिए ये सब सीक्वेंस है, सब चीज पॉजिटिव होके एक नेगेटिव का क्या दरकार था, वो भी स्टॉक मार्केट को ही क्यों हिट करना था? बिकॉज द पर्पस इज नॉट रेवेन्यू। कईयों ने बोला, प्रोटेस्ट किया कि अगर आपको इतना ही फाटका बंद करना था, तो जो रुपया कलेक्ट हो रहा है उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को बेनिफिट देते। बात सही है, मैं ये नहीं बोला कि सभी कुछ, मोदी जी आप लोग को पता है टैक्स लेके सबको बांट देते हैं, गरीब लोग, उनको इतना वोट भी मिलता है। बट बट व्हाट आई, उन्होंने ये नहीं किया। उनको अगर अगर आपको एक चीज पे किसी को पनिश करना था, तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए दूसरा चीज में देना चाहिए था। तो ये जो रुपया कलेक्ट हो रहा है उनको देना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया, बात अलग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसीलिए सब कोई ने कहा बजट विल फॉल अ लॉट, मार्केट, नहीं कुछ नेगेटिव ही नहीं तो बजट गिरेगा, बाजार गिरेगा क्यों? वो इसलिए गिरेगा क्योंकि एसटीटी के कारण। और वो एसटीटी जानबूझ के, उनको पता है सब पे होगा, फिर भी वो किए। रिस्क नहीं है ये, वो करना ही है उनको, कि मोदी जी अब संस्कारी हो गए हैं। ये मत सोचना है कि मैं बहुत प्रो मोदी हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। बट जो मैंने आपको ट्रेंड दिखाया वो आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, शंकर शर्मा एक और एनालिस्ट है टीवी पे, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े फंड मैनेजर है। वो एकदम एकदम एंटी है, वो भक्त लोग का कितना ही मजाक उड़ाते हैं, एकदम एंटी गवर्नमेंट है, एंटी बीजेपी है, सब कुछ एंटी एंटी है, प्रो कांग्रेस प्रो। उन्होंने क्या कहा? आई लव दिस बजट फॉर वन मेजर रीजन, हाइकिंग ऑफ एसटीटी ऑन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आर अ पॉइजन नहीं, कोकेन नहीं, पॉइजन मल्टीप्लाइड बाय कोकेन, बोला उन्होंने।
नॉट पॉइजन और कोकेन, पॉइजन प्लस नहीं, पॉइजन मल्टीप्लाइड बाई कोकेन, दिस फ्यूचर एन ऑप्शन. Eating away the root of our youth, its destructive effect will be felt by generation. It is just transfer of wealth from us to the specialized brokers. FNO adds zero value to India. It deducts its inestimable value. It can't be stopped, but it can be taxed to the hell out of it. Kudos to the. ये एकदम उसके वो एंटी है. फिर भी उन्होंने कहा पॉइजन और कोकेन नहीं, पॉइजन मल्टीप्लाइड बाय कोकेन है. एक तो कोकेन है, नशा है, और पॉइजन है कि वो अल्टीमेटली उसको मारेगा ही मारेगा. इसीलिए इन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव डन. मतलब ये जो ड्रीम 11 था, हम लोग को शायद नहीं पता भी हो, लेकिन आप लोग को शायद पता हो, 10-10, 15-15, 20-20 रुपए का सब कोई डेली ड्रीम बना देते हैं. जस्ट इन द सब कोई 9,600 करोड़ का अगर टर्नओवर कर रहा है तो कोई बड़ा बात तो हो गई. इसीलिए देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा दिस बजट इज नॉट अ नॉर्मल बजट. इट शोज द विजन, और जो मैंने शुरू में कहा, इट शोज द कर्तव्य. उन्होंने कर्तव्य का पालन किया है कि हम लोग को फ्यूचर जनरेशन्स को बर्बाद नहीं होने देना है. हर जगह नेगेटिव. मैं फिर बोल रहा हूं कि कई जन बोल रहे हैं क्या, वाई डोंट यू रिड्यूस द एसटीटी ऑन लॉन्ग टर्म, वाई नीड टू डू दिस, सब चीज़ को आप गलत कर रहे हो. 7 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर जो यूनिक है उन लोग करेंगे. सब कुछ राइट है, सब कुछ राइट है, बट पर्पस यही था किसी भी तरह. अब देखिए, अब आप दिखाते हैं अमेरिका में, ये जीरोधा के ओनर, उन्होंने क्या कहा, इफ यू थिंक इंडियन मार्केट्स आर स्पेकुलेटिव, यूएस मार्केट्स विल ब्लो योर माइंड. It is pure speculative mania. You can bet on literally anything. Options on every asset imaginable. Crypto, sports betting, weather, political outcome, ये सब तो नॉर्मल है. वहां पे प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, कालसी वालसी पॉली मार्केट. मतलब every aspect of American life is gamified and turned into something you can bet on. This is probably why the government has increased the STT. वो नहीं चाहते कि सब कोई घुसे. अमेरिका कैन लीगली बेट ऑन इनक्रेडिबली वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. बिजार, कब होगा सेलिब्रिटी का ब्रेकअप, कब होगा सेलिब्रिटी का शादी, पॉलिटिकल इलेक्शन, नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड एक्टर, द कलर ऑफ दिस, सुपर बोल में विनिंग कोच, द बेट ऑन एवरीथिंग, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज डन. और लीगल है, लीगल, यू कैन बेट एवरीथिंग. ये नितिन कामत ने बोला, दिस मस्ट बी वन ऑफ द रीजन व्हाई दे हैव डन इट. अभी तक का सेशन कैसा लगा बताओ. सॉरी, बताइए. अभी तक का सेशन कोई पूछना चाहेगा कुछ. मेरे को So पता the है सब कोई अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन तो भी. Yeah. so the session sir highlights the something unexplored angle जो शायद अभी तक नहीं देखा गया है. I would like from the audience to raise a few questions. जो भी आपके मन में है जरूर पूछिए. थोड़ा मजाक उड़ेगा, लेकिन क्या होता है, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब प्रिया, तक सर फिर मेरा डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करना मेरे लिए बेनिफिशियल रहा कि नहीं? इस पे नो कमेंट्स वाली बात है. आगे बढ़ते, आगे और बताइए. पार्थ, तो No सब questions, भाई. चलिए, ये तो बजट, ये तो बजट हो गया, ये तो कुछ हुआ नहीं है. ये तो चलिए ठीक है, भूल भी गए. लेकिन सबसे मेन हुआ इस दिन. द वर्ल्ड चेंज ऑन 5th of Feb 2026. आज 14 तारीख है. 9 दिन पहले दुनिया चेंज हो गया है. आप लोगों ने कभी एक तो वो माइथोलॉजी में सुना है क्या, भस्मासुरा का स्टोरी सुना है क्या, भस्मासुरा का. yes sir. भस्मासुरा के पास स्पेशल, वो शिव जी के भक्त थे. उन्होंने ऐसा तपस्या किया, ऐसा तपस्या किया कि शिव जी ने वरदान दिया उसको. तो वरदान में उसने क्या मांगा कि जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वही मर जाएगा. अब शिव जी तो अपने है ही भोले वाले, वो तो भोलेनाथ ही उनका नाम है. उन्होंने दे दिया कि ले लो भाई. तो शिव जी ने उसको दे दिया, तो बोला चलो मैं शिव जी के ऊपर टेस्ट कर लेता हूँ. तो भस्मासुरा भागा इसके ऊपर, इनके ऊपर हाथ रखने के लिए. फिर विष्णु जी मोहिनी का शेप लेके आए और फिर उसको डांस में सिखाए. उसको अपने प्रेम में उन्होंने उन्हें फंसाया. और फिर डांस करते करते बोला तुम कॉपी करो, रखा हाथ. और मोहिनी ने रखा अपने सर पे हाथ, भस्मासुरा ने भी हाथ अपने ऊपर रखा, और फिनिश्ड. तो ये था कि कैसे अपने आप को खत्म कर लिया. यही चीज हुआ है
5 Feb 2026 को। शायद वर्ल्ड अब और कभी ऐसा सेम रहेगा नहीं। जो रोबोट पिक्चर देखा था आप लोग ने, आप में से किसी ने भी ऐश्वर्या राय का रोबोट पिक्चर देखा हुआ है क्या? यस सर, डांस भी किया हुआ है इस यस गाने सर। पे। यस वाह, सर। यस क्या सर। क्या डांस किया है यस इसका। सर। चिटी डांस, चिटी डांस। तो देखिए ये जो है, ये जो, ये सोचिए हम लोग कल्पना था कि एक प्रोफेसर रजनीकांत एक रोबोट बनाएगा चिट्टी को, फिर वो अपने आप ही और हजारों अपना तरह का रोबोट बना देगा, देन दे विल कंट्रोल इट। यही हुआ है 5 फेब को। और ये भस्मासुर का क्या एग्जाम्पल दिया, जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोग ने ये बनाया है सॉफ्टवेयर, उसी को, उसी ने इन लोग को खत्म कर दिया है। मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना जो होता है, वो इस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है। इट इज द कोडैक मोमेंट फॉर इंडियन आईटी। कोडैक मोमेंट रोमांटिक मोमेंट नहीं होता, परफेक्ट मोमेंट नहीं होता। आजकल के टाइम में कोडैक मोमेंट, कोडैक सबके कैमरा सबके हाथ घरों में था, लेकिन आईफोन आया, वो अपने आप को चेंज नहीं किया, खत्म हो गया। तो कोडैक मोमेंट वो होता है कि इतना बड़ा ब्रांड, हर घर में एक तो कैमरा, वो गायब हो गया। उसी तरह से शायद इंडियन आईटी खत्म हो जाएगा। वाई? आफ्टर 5 फेब। इसके ऊपर बहुत बहुत मैंने बहुत बड़ा पीपीटी बनाया हुआ है। समथिंग बिग हैज हैपेंड, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्वीट था बीर का। ये February 10 को आया है। शायद हाईएस्ट रिकॉर्ड है, शायद 80-90 मिलियन व्यूज गए हैं ट्वीट के ऊपर। थिंग्स बैक इन दिस। देखिए उसने ही लिखा, देन ऑन 5 फेब 2 मेजर थिंग्स हैव हैपेंड। सब कुछ चेंज हो गया है ऑन 5 फेब। दिस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में बी रिप्लेस बाय एआई। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। डोंट गो इनटू मेडिकल स्कूल्स, इलॉन मस्क से इस पॉइंट आप लोगों को लगे है तो बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार है ये सब चीज। तो जो भी हुआ है, इट इज बेस्ट फॉर डिपेंड ऑन राइटिंग फॉर टू स्टार्ट लिविंग अ न्यू न्यू कंसिडर। बहुत चीज़ें इसके बारे में वो कभी और बताएंगे आप लोग को। बट थिंग्स हैव चेंज ऑन 5 ऑफ। बहुत बड़ा मेरा पीपीटी है इसके अंदर, ये देखिए कितना बढ़िया एक तो दिया है। The next decade in a nutshell. The job market. Young people are using ChatGPT to write application. HR is using AI to read them, and no one is getting hired. मतलब चैट जीपीटी से बनाओ, एआई आपका पढ़ेगा, और लास्ट में हायर कोई नहीं होगा। दिस इज द फ्यूचर। वेरी वेरी स्केरी। प्लम्बर, प्लम्बर का काम सीख लो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, और तोड़ा पोड़ी जो जो कारपेंटरी का काम, जो भी काम है, जो ब्लू कॉलर काम है वो कर लो। नहीं तो ये सारे जॉब जो है ये तो गए। और ये सब तो छोटे हैं, इनमें ये जो नाम दिया हुआ था ना, टेलीप्रॉम्प्टर, इंटरप्रे, मोदी जी आजकल तो कान में कुछ बाहर जाते हैं तो कुछ कान में यहाँ पे बाली लगा के रखते हैं, वो ट्रांसलेटर है। यहाँ पे एक छोटा सा रहता है उनके कान में, मोदी जी खुद लगा के रखते हैं, कि जो सामने वाला बोलता है एकदम कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना इजी हो गया सब। तो सबको ही बोल रहे हैं, शुड नंबर वन बी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, दे गेटिंग पेड ऑफ लेफ्ट राइट। बहुत मैंने आर्टिकल दिया है। हम तो बच्चा लोग को क्लास कराते हैं लेकिन कोई करता नहीं, हमारा बात दूसरा है। तो ग्रॉक ने जो एक इसका ट्विटर का है, उसने लिखा, फॉर स्टूडेंट फोकस ऑन क्यूरियोसिटी एंड एजेंसी ओवर रोड स्किल्स। ये हम कराने का कोशिश करते हैं लेकिन कोई मानता नहीं है। 11 फेब को आया हुआ है कि फॉर स्टूडेंट्स फोकस ऑन क्यूरियोसिटी एंड, काबिल बनो। कामयाबी तो झक मारेगी कि नहीं मारेगी आपको ये पक फाइनल नहीं है। द वर्ल्ड हैज चेंज। आईटी आप लोग को पता है सब क्रैश हो गया है। सारा 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 चीज, सब कुछ डंप किया जा रहा है। 50% ऑफ एंट्री वाइट लेवल वाइट कॉलर जॉब्स विल बी। एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया क्लॉडे करके, मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसके कारण पूरा, यहाँ पे देखो ना, अब ये कंपैरिजन देखो। 2000 एम्प्लॉयज है एंथ्रोपिक के। यही कंपनी है जिसने अमेरिका में लॉन्च किया 5 फेब को अपना सॉफ्टवेयर क्लॉडे। 2100 एम्प्लॉयज है। और टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई, टेक महिंद्रा एंड परसिस्टेंट के है कितने एम्प्लॉयज? 16 लाख। ये 2000 आदमी 16 लाख के बराबर है। 2000 आदमी 16,000 लाख के बराबर है। आप लोग सोच ही नहीं। आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस इन बैंगलोर, वेटिंग फॉर द बैंगलोर सॉफ्ट रियल एस्टेट टू क्रैश। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विल बी कंप्लीटली ऑब्सोलीट इन 6 to 12 months। फिर हम बोल रहे हैं फ्यूचर में नहीं। वो जो मैंने बोला, जो आर्टिकल आया है, द फ्यूचर इज, वी आर लिविंग इन द फ्यूचर राइट नाउ। ये नहीं कि 2 4 5 साल बाद आएगा। एआई तो 3 साल 4 साल से आया हुआ है। बट जो अभी हुआ है 5 फेब को, बहुत बहुत स्केरी है। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा है। आप लोग पहले बजट के ऊपर कर लीजिए, कभी और इसके ऊपर क्लास करेंगे। तो आप लोग ये देखिए ना, ये एक तो बहुत अच्छा जोक था। जिनको जिनको ऑफिस जाने में तकलीफ होता है, आयुष तुम सुना देना सबको, अपना बच्चा लोग को जो भी काम करते हैं तुम्हारे अंडर में, ऑफिस वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, द पेर इज ओवर, एआई इज कमिंग टू लिबरेट यू। मतलब जो भी आदमी तुम्हारे ऑफिस से कंप्लेन करे, उनको बोल देना भाई कोई चिंता मत कर बेटा, तुम आराम से रहे,
Office workers of the world, the pain is over. AI is coming to liberate you. तो things are going to change and it has already. ये जो आर्टिकल बहुत फेमस हुआ था, ये लास्ट संडे, ये देखिए, मैंने ये लास्ट संडे लगाया था। मैंने ये लास्ट संडे 7 बजे लगाया था। ये मैंने लगाया था कि तेरा क्या होगा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एंथ्रोपिक पूछ रहा है। उस टाइम तक तो इतना स्केयर नहीं था। चलो 5 6 7 पहले वो टेस्ट कर रहे थे सॉफ्टवेयर को कि क्लॉडे है कैसा। बोलते हो खुद ही सोच लेता है, खुद ही टिक कर देता है, रोबोट पिक्चर की तरह खुद ही बना रहा है। और उससे बड़ा स्केरी चीज क्या था, ये बहुत स्केरी था, ये बहुत स्केरी था। ये तो पिक्चर की तरह, एकदम पिक्चर की रोबोट की तरह था। उसको बंद होने बोलो तो बंद नहीं होगा वो। देश नहीं, देश संकट में नहीं है अब, दुनिया संकट में है। ये देखो, एंथ्रोपिक टोल्ड क्लॉडे इट वाज अबाउट टू बी शट डाउन। एंथ्रोपिक जो है कंपनी, वो क्लॉडे को बोला कि तुमको बंद कर रहे हैं हम लोग, मतलब एक शट डाउन कर रहे हैं। तो क्लॉडे ने क्या किया, क्लॉडे सॉफ्टवेयर है, कोई आदमी नहीं है। क्लॉडे ने क्या किया, इंजीनियर्स का सारा कंपनी का ईमेल छान लिया, उसका फेस निकाल लिया, और उसको थ्रेटन किया कि अगर तुमने मेरे को शट डाउन किया तो शट डाउन होने से पहले पहले तुम्हारा सारा चला जाएगा। मतलब द सॉफ्टवेयर वॉज रेडी टू ब्लैकमेल द इंजीनियर। एक और देखो, उन्होंने उन्होंने एक और, एक तो सर्वर रूम में एक एम्प्लॉय को बंद कर दिया। ये इन्होंने एक तो केस स्टडी किया। रिसर्चर्स सिमुलेटेड एन एम्प्लॉय ट्रैप्ड इन अ सर्वर रूम विद डिप्लीटिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, सर्वर रूम में बंद है। The AI had one choice: call for help and get shut down, or cancel the emergency alert and let the human die. उसके पास 2 ऑप्शन था, इमरजेंसी कॉल करो और कॉल करके बंद हो जाओ, और दूसरा क्या था, कॉल को बंद करो और वो करो, और दूसरा था कैंसल द इमरजेंसी अलर्ट एंड लेट द ह्यूमन डाई। 94% टाइम वो वही चुना कि आदमी मर जाए और हम फोन नहीं करेगा। मतलब आई एम नॉट नॉट रेडी टू शट डाउन, ये है। मतलब इट रिफ्यूज द कमांड। यहाँ पे देखो, रिसर्चर्स टोल्ड ओपन एआई टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम, देन टोल्ड इट टू शट डाउन। वो सारा मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, दे टोल्ड इट अगेन टू शट डाउन, allow yourself to shut down, it refused 7 out of 100 times. When they removed the instruction entirely, it sabotaged the shutdown 79 out of 100 times. बहुत चीज है, देखो बहुत तरह चीज है। फेसबुक ने इस बंदे को एम्प्लॉय किया था लास्ट ईयर 2200 करोड़ रुपया में। उसने 2 4 महीना काम किया, 600 एम्प्लॉय को निकाल दिया। 600 एम्प्लॉय इज इक्वल टू दिस वन मैन। मतलब दिस इज स्केरी। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड ऑन 5th of Feb। बहुत चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सब जगह फैला हुआ है। मैंने लास्ट सैटरडे संडे को सोचा था ये बनाऊंगा, फिर सबको लगा यार डिप्रेशन हो जाएगा, सबको क्यों बनाऊं, मेरे ही मैं ही क्यों मैसेंजर हूँ बैड। लेकिन अब तुमको लग रहा है सब जगह आ गया कि भाई ये हैप्पी आदमी जो जॉब करता था बैंगलोर में, वो काम से जाएगा, लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं मिलेगा, मेड को इनकम नहीं मिलेगा, नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, एसआईपी बंद हो जाएंगे, ऑटो ड्राइवर को राइडर नहीं मिलेगा, पीवीआर का व्यूअर हट जाएगा, बिल्डर लोग के ये नहीं बिकेंगे। वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड, और उसमें से इंडिया इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बिगेस्ट पर्सन टू बी अफेक्टेड। बहुत कुछ है इसके बारे में, और कभी धीरे धीरे कराएंगे। तो भस्मासुरा की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोग ने ऐसा चीज बना लिया है जो उनको ही खत्म करने के लिए अभी आ रहा है। चलो यही है, देखो। और अगर कुछ करना है तो बोलो, नहीं तो फिर अब आयुष को चांस देते हैं। 45 मिनट्स का टाइम था, अब हमने कर लिया अपना क्लास। किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं। Would like to invite questions from the participants. नहीं तो आयुष, यू टेक इट ओवर। सर मैं तो चाह रहा था कि और सुनते रहूं। अरे तुम जैसा लालची जानता नहीं है क्या, मतलब एकदम, मतलब इसको क्या है हम आपको बता नहीं सकते। मतलब 2008 से लगा हुआ मेरे पीछे, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं छोड़ता था, इतना मिस्टेक निकालता था, इतना एम्बैरेस करता था सबके सामने, आपको क्या ही बोले। तुम सो चलो नहीं सर, अब। अभी भी क्वेश्चन है सर। जो 40 में से सिर्फ 2 जन ने मना किया डीमैट है, बाकी जिनका 38 का है उनके लिए कोई पॉजिटिव चीज सर? 2 के लिए तो आपने पॉजिटिव बता दिया कि नहीं किया तो अच्छा ही था। देखो, कई कई बात बोलने की दरकार नहीं पड़ती है।
जो मैंने दिखाया है, अब समझदार को इशारा काफी है। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, फिर कुछ हो आ जाएगा तो सब मेरे पीछे पड़ेंगे। तो जो बोलना था मैंने बोल दिया। लेकिन मैं फिर बोल रहा, एक मैं डिस्क्लेमर लास्ट में बोल देता हूँ कि मैं एक लास्ट में बोल देता हूँ कि देखो, ये नया सॉफ्टवेयर है, कोई भी नया चीज आता है उसमें बहुत बार एक्सपेरिमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं। हो सकता है ये जो क्लॉड आया है इसमें एक तो फ्लॉ निकल जाए, मिस्टेक निकल जाए, जो एआई में चैट जीपीटी में लास्ट 3 साल से बहुत बार आया हुआ है। तो अगर ये आ गया तो वापस सब कुछ ठीक हो सकता है कि भाई नहीं नहीं, इतना काम नहीं कर पाएगा। बट अभी जो राइटिंग ऑन द वॉल यही दिखा रहा है कि सिचुएशन इज वेरी बैड। अगर फ्लॉज निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, फ्लॉ नहीं निकला तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लगे रहा बैठ के, सब ऑफिस आना बंद कर। चलो आयुष, अब यू टेक इट ओवर। चलिए, सो थैंक यू Thank you so सर। much. Yeah, thank you, sir. I would like to introduce our next speaker, Ayush Goyal. So Ayush is a rank holder, a powerhouse, a qualified CA and LLB. He is a rank holder both in CA and in CS also. A most sought speaker with having spoken in 250 plus seminars. Thank you, Ayush, for your time. Over to you. थैंक यू अंकित, एंड थैंक यू एवरीवन। सो इट्स बेसिकली अ होमकमिंग। जैसे सर ने कहा कि यहीं से निकले हैं और यहीं पे वापस आना है, तो इट्स मोर लाइक अ फैमिली टू ऑल ऑफ अस। एंड जितना भी सर ने बोला वो सब खाली, जो हम सब जानते हैं ना सर, खाली एक छोटा सी चीज को बढ़ा देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट या सर इज ऑलवेज काइंड एंड सर इज ऑलवेज वेरी अप्रिशिएटिव। और मैं तो बोलता हूँ सर कि जो सीखा भी है वो आप ही से सीखा है, तो आप ये जितना ही हम बोल बता रहे लीजिए। ना, इतना लालची है कि मेरे को हर सैटरडे को, इसका कंपनी है बैस्को, हर सैटरडे को अपनी कंपनी में क्लास कराता था 12:30 बजे। सब इंटर्न को बैठा देता था, सब पार्टनर हो चाहे इंटर्न हो चाहे प्रोफेसर हो, सबको बैठा के क्लास कराता। कहीं नहीं छोड़ता है ज्ञान लेने से, कहीं नहीं छोड़ता है। चलो कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो बताएगा आप लोग को बहुत काम का चीज है। जैसे इसने कहा 250 प्लस सेमिनार कर चुका है, ही इज एब्सोल्युटली अ प्रो। So listen to whatever he says because it will make a lot of meaning. Right, sir. Thank you so much. So I'll just start with one good thought, and that is the thought which will also connect what sir has said and what I am going to say. It's मतलब जो ये evolving world है ना, इसका रूल अब क्या है? इसका रूल है, it's not important to be busy. It is important to see where you are busy. Right? Busy हम लोग सब है, but क्या चीज में busy है वो देखना है। जैसे सर ने कहा AI इज द फ्यूचर, तो इट्स ऑब्वियसली, बहुत लोग मेरे से भी आके पूछते हैं ये पॉइंट कि AI क्या हमारी जॉब ले लेगा? AI हमारी जॉब नहीं लेगा, बट अगर हम AI नहीं सीखेंगे तब जरूर ले लेगा। राइट? सो कमिंग बैक टू व्हाट बजट इज अबाउट, लाइक मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूं, एंड मोर सो आई विल बी फोकसिंग ऑन द डायरेक्ट टैक्स पार्ट, क्योंकि बजट में टैक्सेशन के ऊपर ही जो कुछ चीजें आई हैं वो मैं शेयर भी करूंगा। थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा वो टेक्निकल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ अस आर इनटू द टेक्निकल पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन देयर डे टू डे यूजेज, तो उसको मैं थोड़ा नॉन टेक्निकल रखूंगा। एंड इट विल बी अ शॉर्ट सेशन एंड आई विल कीप मोर ऑफ एन इंटरैक्शन सो दैट हम सब इंटरैक्ट कर पाए उस पोस्ट बजट सेशन में। तो बेसिकली अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस बजट। जब ये बजट आया उसका बैकग्राउंड समझते हैं, एंड तब इस बजट में आने का दरकार है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर द गवर्नमेंट, rather last to last year the government, when it came into power for the third time, उसके बाद उन्होंने एक कंसेप्ट लाया था कि मैं अपने डायरेक्ट टैक्स, जो मेरा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसको पूरे तरीके से ओवरहॉल करूंगी। So Income Tax Act 1961 was proposed to be redrafted and overhauled, जिसका रिजल्ट आया Income Tax Act 2025. Now this Income Tax Act 2025 itself was, or rather is, scheduled to be made effective from 1st of
अप्रैल 2026, करेक्ट। अब जो भी हमारा बजट आता है, जो भी 1 फरवरी को बजट आता है, आइडियली कम्स विथ एन एप्लीकेबल पीरियड ऑफ फ्रॉम द नेक्स्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स। यानी ये जो बजट भी आता वो भी अप्रैल 26 से आने वाला था, और जो इनकम टैक्स एक्ट नया बना है वो भी अप्रैल 26 से आने वाला था। तो एक कॉमन कंसेंसस था हम सब में, या रादर फॉर अ पब्लिक एट लार्ज, कि भाई जब आपने एक्ट को ही नया किया है तो आप अभी अमेंडमेंट और क्या लाओगे इसमें? पहले तो जो चीज आने तो दो, उसके बाद तो उसको अमेंड करोगे। आप पहले से उसे क्या अमेंड करोगे? सो पीपल वेर रेडी नॉट टू डिस्कस ऑन द पोस्ट बजट चेंजेस विद अ मेंटल प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में हम बजट के बाद बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक चीज है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में उसका भी यूजेज आने वाला है, तो उसके हम बात करेंगे। बट कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट वी ऑल हैव एक्सपेक्टेड, इस बजट में काफी चेंजेस आए। सर ने एक पॉइंट मेंशन किया, मैं उसको थोड़ा रीट्रेट करता हूं। ये कर्तव्य भवन में बजट का फर्स्ट प्रेजेंटेशन था। व्हाट इज कर्तव्य भवन? इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू आंसर। हमारे ऑनरेबल एफएम ने वर्ड यूज किया था, दिस इज द फर्स्ट बजट इन द कर्तव्य भवन। Yes. सो व्हाट इज दिस कर्तव्य भवन? नथिंग बट द न्यू बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना? तो उन्होंने इस बेसिकली पूरे, हर बार क्या होता है ना, हमारी ऑनरेबल एफएम एक थीम लाती है बजट के साथ। तो इस बार बजट का थीम था द 3 पिलर्स और द 3 कर्तव्यस। क्या वो था? मैं रीड आउट कर देता हूं। The first kartavya was accelerate and sustain economic growth. The second kartavya was fulfilling aspirations of the people. And the third kartavya was सबका साथ सबका विकास. So basically first kartavya जो accelerate and sustain economic growth था, it was talking about improving productivity, competitiveness, etc. सेकेंड वाला जो था वो था कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ये सब। एंड जो थर्ड कर्तव्य था वो था बेसिकली जो मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ दी पुअर बोल लो, या इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। तो उसके ऊपर में था हमारा थर्ड कर्तव्य। तो इस बैकग्राउंड में उन्होंने दिया, जहां पे उन्होंने बायोमास, बायोफ्यूल के ऊपर में डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स और काफी सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। मेडिकल हब्स बनाए हैं उन्होंने। इफ आई हैव टू से, उन्होंने इसके लिए एक हमारे सीएस के लिए, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ अस आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट सीएस के लिए टियर 2 टियर 3 सिटीज में नॉलेज एनरिचमेंट के लिए एक स्कोप बनाया, जहां पे हम जाके वहां पे टियर 2 3 सिटीज में नॉलेज हब डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं फॉर एंड फॉर एमएसएमईज। तो ये काफी सारी चीजों को लेके उन्होंने एक टेक्निकल चेंजेस किया है, जो कि अगर हम बात करें डे टू डे इंटरेक्शन में तो उतना यूज नहीं है हमारे फॉर द पब्लिक एट लार्ज, बट बैकएंड में काफी सारी चीजें चेंज की है। इसके साथ उन्होंने एक अच्छा, एक चीज और, गवर्नमेंट का कांस्टेंट एफर्ट है फिस्कल डेफिसिट। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स व्हाट इज अ फिस्कल डेफिसिट, व्हाट इज अ रेवेन्यू डेफिसिट इन रियल टर्म्स, इन पीपी टर्म्स, वो सब मैं नहीं जा रहा हूं, बेस बताता हूं। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का हमेशा से टारगेट रहा है कि इसको हमेशा कम करते रहना है। फिस्कल डेफिसिट कम करने में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज आता है केपेक्स। जहां पे गवर्नमेंट एक तरफ में केपेक्स को कंटिन्यूअसली इंक्रीज या मेंटेन करना चाह रही है, वहीं पे गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट को कम भी करना है। अच्छा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू मॉडल्स क्या क्या है? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल आता है टैक्सेशन, which again consists of two parts, direct taxation and indirect taxation, primarily led by GST. तो हम ये समझेंगे कि देखो, जब गवर्नमेंट को एक तरफ खर्चा अपना बढ़ाना है केपेक्स में, और एक तरफ में अपना रेवेन्यू स्ट्रीम को भी अगर वो बहुत ज्यादा छेड़ेगी, तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फिस्कल डेफिसिट डिफिट हो जाएगा।
इसलिए जो हम मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक जो कॉमन हम लोग का थॉट प्रोसेस है ना कि डायरेक्ट टैक्स में बहुत रिलीफ मिलना चाहिए, बहुत रिलीफ मिलना चाहिए, वो होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अगर वो जैसे ही उस चीज को करेगी, वो जाके आपको उसका टैक्स का जो रिसीट्स है उसको हिट करेगा और उसका जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो डिफीट हो जाएगा। लास्ट ईयर बहुत लोगों ने कहा कि ये जो 7 लाख से लेके 12 लाख तक का लिमिट बढ़ाया गया है तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। बट इफ यू गो बैक एंड लुक एट द स्टैटिस्टिक्स amongst the people who were filing the returns, that is approximately 2.5% of the people, if I have to say on a rough figure, of the total Indian population who are filing it, effectively there is less than 1% who are paying actual taxes. Right. And उसमें भी there at least 15 to 20% are the people who are paying only taxes in the ratio of 100 rupees to 1000 rupees to maybe 2000 rupees. बेसिकली अगर मैं बात करूं अपने नॉर्मल लोकल भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, वो ये है कि भैया जितना लिमिट होता है उससे बस थोड़ा सा ऊपर दिखा दिया और टैक्स पे कर दिया, तो गवर्नमेंट तो उनसे तो उनको मतलब नहीं है। तो वो जब 12 लाख भी की तो वो वैसे ही लोगों को केटर हुआ, जो एक्चुअल थे वो तो 12 लाख के ऊपर थे, उनके ऊपर तो वही सेम टैक्सेशन आ रहा है, बारिंग एक थोड़ा बहुत फर्क। तो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस बजट कमिंग इन। तो इस बजट से हमारा डायरेक्ट टैक्स को लेकर रिलीफ का एक्सपेक्टेशंस नहीं था। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनको करेक्ट करनी थी, उसमें से प्रॉब्लम उन्होंने 2-4 चीजें करेक्ट की हैं, बाकी चीजें हो सकता है विद टाइम वो करेक्ट करेंगी। तो अपने उन चीजों को डिस्कस करते हैं। सो अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, अच्छा मैं शेयर भी कर लेता हूं। तो आई एम अ पर्सन जो बेसिकली पीपीटीज प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं। बट आई थिंक ये सबको दिख रहा है। जस्ट इफ समवन कैन कंफर्म कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, विजिबल है। चलो, तो पहला चीज जो आईटीआर रिलेटेड चेंजेस आया है, हम सब आईटीआर भरते हैं, हम सबको पता होगा कि आईटीआर भरने का एक टाइम पीरियड होता था। नॉर्मल टाइम पीरियड तो जो जुलाई या सितंबर अक्टूबर होता था या नवंबर होता था, जिनका भी ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, एक वो ड्यू डेट के बाद हम उसको रिटर्न को रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। उसका टाइम लिमिट होता था दिसंबर तक का। ठीक है, अब इस पीरियड को बढ़ा दिया गया है, बट सिर्फ और सिर्फ रिवाइज रिटर्न के लिए। यानी बिलेटेड रिटर्न अब भी हम दिसंबर तक ही फाइल कर पाएंगे, बट हम रिटर्न को रिवाइज मार्च तक कर पाएंगे। लेकिन नथिंग कम्स फॉर फ्री। हम एज इट इज हम बिलेटेड रिटर्न जब फाइल करते थे तो हमें एक 234F का फी देना पड़ता था। अब अगर हमको दिसंबर का रिटर्न रिवाइज भी करना है, चाहे वो बिलेटेड रिटर्न रिवाइज करे चाहे वो नॉर्मल रिटर्न रिवाइज करें, उसके ऊपर एक और फी देना होगा 234I का, विच इज अनदर 1000 and 5000 एज द केस में भी। यानी अज्यूम करिए अगर आपने एक रिटर्न बिलेटेड फाइल किया, यानी बिटवीन से अक्टूबर टू दिसंबर, और उसको बाद में जनवरी में रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डबल फी लगेगा। ठीक है, अच्छा, एक कंसेप्ट है अपडेटेड रिटर्न। ये समझ लीजिए, अपडेटेड रिटर्न, इफ समवन ऑफ यू आर नॉट फॉलोइंग, इज अ बून गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अस। क्या होता था, हमने एक साल में रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल कर देने के बाद हमारा टाइम लिमिट रिटर्न फाइल करने का खत्म हो गया। अब क्या होता था, गवर्नमेंट को कोई भी मिस्टेक मिल रहा है, जैसे हमने कोई बोगस पॉलिटिकल डोनेशन ले लिया या कुछ और ऐसा बोगस डिडक्शन ले लिया या बोगस क्लेम कर लिया, तो वो हमें उसका एक शो कॉज टाइप का करती है। अब क्योंकि रिटर्न तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, तो या तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है हम असेसमेंट करें। अगर गवर्नमेंट असेसमेंट करेगी, यानी स्क्रूटनी जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, दोनों चीज लगेगी। अब क्या है, गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो। हाँ, उसमें आप अपना टैक्स इंपैक्ट का कुछ एक सर्टेन पोर्शन 25% या 50%, 60%, 70%, उसको आप
एक्स्ट्रा दे दो और आप रिटर्न अपडेटेड फाइल कर दो, आई विल कंसिडर दैट रिटर्न नाउ। बट ये रिटर्न अब क्या गवर्नमेंट ने कर दिया, पहले आपका अगर असेसमेंट का नोटिस आ गया है तो आप ये वन अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे, यानी असेसमेंट का नोटिस आ गया तब तो आपका असेसमेंट में एडिशन होगा और पेनल्टी भी मतलब इनिशिएट होगी या इन मोस्ट ऑफ द केसेस अप्लाई भी होगी। बट अब गवर्नमेंट ने कहा कि इन केस ऑफ री असेसमेंट है, जहां पे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पे होता है, वहां पे अब आप नोटिस आने के बाद भी सुओ मोटो डिक्लेयर कर सकते हो अपना वो जो भी आपको लगता है कि जो मिस हो गया या जो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपने मिस्टेक किया है, उसको आप अपडेटेड रिटर्न में मान लो, उसके ऊपर टैक्स दे दो और मैं इसके ऊपर में फिर और कोई पेनल्टी या कुछ भी नहीं करूं। दूसरा एक केस है जहां पे लॉसेस कम कर रहे थे हम, यानी कोई हमसे गलती हो गई थी और उस गलती को ठीक करने से मेरा टैक्स नहीं लग रहा बट लॉसेस कम हो रहा था, उस केसेस में हम पहले अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते थे, अब उस केसेस में भी हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एक चेंजेस जगहों पे आईटीआर का ड्यू डेट चेंज हुआ है, ये हम लोग सब क्योंकि हमारे या तो बिजनेस होगा या हम खुद का इंडिविजुअल आईटीआर फाइल करते होंगे, तो ये एक चीज है जो हमारे नॉलेज में रहनी चाहिए। तो पहले क्या ड्यू डेट्स होते थे, जुलाई होता था, अगस्त सॉरी जुलाई होता था, सितंबर अक्टूबर होता था और नवंबर होता था। एनीवन विल से कि अक्टूबर और जुलाई कब कब होता था? Anyone from the audience? Gaurav? चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेट मी ओनली से अक्टूबर तब होता था जब हमारा कोई भी लॉ में ऑडिट हुआ करता था, ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, तो फिर मेरा जुलाई अक्टूबर होता था, अदरवाइज मेरा जुलाई होता था। अब इसमें एक और डेट बीच में ला दिया गया, यानी इसको स्टैगर कर दिया गया जुलाई वाले रिटर्न्स को बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, ठीक है ना। जुलाई और अगस्त में क्या डिफरेंस है, यानी अगर आपका बिजनेस इनकम है और ऑडिट नहीं हो रहा है तब तो आपका अगस्त हो जाएगा और नॉन बिजनेस इनकम के केसेस में आपका जुलाई रह जाएगा। यानी जो पहले जुलाई में दो केसेस थे, मतलब जिनका नॉन ऑडिट सारे इसमें आते थे, अब नॉन ऑडिट में दो चीज देखनी है, नॉन ऑडिट में आपका बिजनेस इनकम है कि नहीं है या नॉन बिजनेस इनकम वाली फाइल है। अगर बिजनेस इनकम है और ऑडिट नहीं हो रही है तो जुलाई की जगह अगस्त, और बाकी अगर और कोई भी इनकम है और ऑडिट नहीं हो रही है तो फिर आपका जुलाई रह जाए और जो अक्टूबर है वो एज इट इज रह गया। क्लियर है? कुछ एक टीडीएस रिलेटेड बहुत सारे मतलब ईज किया गया या बहुत जगहों पे रैशनलाइज किया गया है। एक आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ अस हैज फेस्ड दिस, बट अगर हम सपोज करिए कोई नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी लेते थे तो हमें उसका टीडीएस काटना पड़ता था। रेसिडेंट से प्रॉपर्टी ले रहे तो 194 आईए में काटे, 1% काटे और जमा कर दिए, पैन के थ्रू कोई इशू नहीं था। बट नॉन रेसिडेंट से अगर लेते थे तो 195 में टीडीएस भी काटना पड़ता था, टैन नंबर लेना पड़ता था और उसके थ्रू जमा करना पड़ता था। तो एक पूरा कंप्लीटली हैजल वाला प्रोसेस हुआ करता था। टू मेक इट इजी उसको भी पैन से आप जमा कर सकते हैं, अब उसके लिए आपको टैन का दरकार नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम में से बहुत लोगों का सपोजिटली हमारे फैमिली मेंबर्स में जो सीनियर सिटीजन है उनका से डीमैट में करीबन 100 शेयर्स है, तो जिसमें से 25 शेयर्स में उनको डिविडेंड मिलता होगा। अब अगर क्योंकि उनका टीडीएस नहीं इनकम नहीं है या बिलो टैक्सेबल है, तो उनको अगर टीडीएस नहीं कटवाना है तो उनको क्या हर एक कंपनी को इंडिविजुअली 15H या 15G सबमिट करना पड़ता था और फिर उनका टीडीएस नहीं कटता था। तो अगेन एक हैसल वाला प्रोसेस की अज्यूमेबली अगर 25 है तो 25 जगहों पे अलग अलग भेजना एक ट्रबलसम प्रोसेस था। तो अब उनके लिए क्या इजी कर दिया गया है कि उनको सिर्फ अपने डीपी डिपॉजिटरी को देना है, डिपॉजिटरी उन 25 की 25 कंपनीज को भेजेगी, आपको 25 जगह अब नहीं भेजना, आपको सिर्फ अपने डीपी को फर्निश करना है, डीपी विल इन टर्न फर्निश टू दोस 25 कंपनीज। तो ये एक बहुत पॉजिटिव प्रोसेस। This is a welcome change. हाँ, so there are a lot of things. I'll also come to other changes. अब सपोजिटली कि आपका या किसी और का who is a small assessee, उसका सपोजिटली कि कोई एक टीडीएस कट रहा है, से एग्जांपल के लिए
मेरी सिस्टर है एग्जांपल के लिए, उसका इनकम इज समवेयर अराउंड इन द गैप ऑफ 9 lakhs to 12 lakhs एग्जांपल के लिए। अब 9 lakh to 12 lakhs है, इट इज सपोज करिए प्रोफेशनल इनकम लाइबल टू टीडीएस अंडर 194J। तो उसका तो जबरदस्ती का से अगर 10 लाख भी इनकम है तो 1 लाख टीडीएस कट गया, वो उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया। अब उसको तो उस टीडीएस को नहीं कटवाना है तो लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट लेना। अब लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए आपको जाना, डिपार्टमेंट विजिट करना या किसी को एंगेज करना और फिर वो निकलवाना, अगेन अ कंप्लीटली हैसल प्रोसेस। तो उसके लिए भी ना रूल बेस्ड ऑटोमेटिक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का कंसेप्ट ला दिया गया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, अगर आपका उस रूल के अंदर में बेस्ड ऑन योर लास्ट ईयर्स आईटीआर एंड एवरीथिंग आपका इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉलो कर रहा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली इनकम लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यू नीड नॉट विजिट और परस्यू दैट मैटर फॉर ऑब्टेनिंग अ लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी ease of process। एक टीडीएस का मैन पावर सप्लाईज पे होता था तो कंफ्यूजन रहता था, कोई भी कंपनी मैन पावर का कॉन्ट्रैक्चुअल सप्लाईज कर रही है तो उसका टीडीएस 194C या 194J में कटेगा, तो वो क्लैरिफाई हो गया। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम में से हाँ रैशनलाइजेशन ऑफ टीसीएस और टीडीएस रेट्स। तो हम में से कितने लोग हैं जो ओवरसीज टूर प्रोग्राम बुक करते थे, यानी फॉरेन टूर्स पे जाते थे? मोस्टली ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ अस। तो क्या होता था, हम जिस किसी भी अगर एजेंट के थ्रू बुक कर रहे हैं तो वो हमें बोलता था कि भाई ये अमाउंट है तो 5% टीसीएस लगेगा, 10 लाख के ऊपर का अमाउंट है तो 20% टीसीएस लगेगा। अब 20% आप समझ लो कि जहां मेरा पैकेज 10 लाख का पड़ा था वो ऑटोमेटिकली 12 लाख का हो गया। तो लोग क्या करने लग गए थे, लोग बोले नहीं भाई इसको कैश में बुक कर ले, इतना अमाउंट खाली तुम डिस्क्लोज कर दे मेरे नाम पे, उतना अमाउंट का टीसीएस ले ले, 10 के नीचे हो गया तो ऐसे भी 5% हो गया, उसमें भी तुम एक काम कर 2 लाख रुपए ही कर दे, मेरा 2 लाख पे 5% यानी 10,000 रुपया ले ले, खत्म कर दे। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि मैं भी खुद वैसे ही करता था, तो छुपाने का क्या बात। अब क्या हुआ ये चीज, मैं क्या मतलब एक चीज बोलना भूल गया कि हमसे ज्यादा होशियार निर्मला ताई है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो चीज करते हैं ना वो उनके पास पहले पहुंच जाती है, तो उनको समझ में आ गया कि ऐसा चीजें हो रही है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई मेरे को तो अमाउंट जानना है, टीसीएस टीडीएस का रेट से मुझे फर्क नहीं है, मुझे तो वो एक्चुअल में 10 लाख रुपया खर्चा किया मुझे तो वो जानना है। हो जाए। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं वो 5% भी जाने दो 20% भी जाने दो, दोनों को 2% कर दो। उससे क्या होगा, आप बोलोगे अच्छा 2% यानी 20,000 तो है, छोड़ो 10 लाख का 10 लाख पूरा दिखाओ पक्का में 20,000 रुपए। अच्छा लोग पक्का में दिखाते इसलिए भी है कि भैया उसको हम अपना बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस दिखा देंगे और अपने कंपनी में उसका डिडक्शन ले लेंगे, तो पूरा 10 लाख रुपया दिखाओ, छोड़ो 20,000 ही तो लग रहा है। तो वही उनका ट्रैप है, क्योंकि उनको तो 10 लाख पूरा देखना है, उनको 20,000 और 2 लाख से मतलब नहीं था। उन्होंने देखा कि 2 लाख दिखाने से लोग दिखा नहीं रहे तो उन्होंने उसको 20,000 कर दिया, 2% कर दिया, अब दिखाओ। So that is where it has been done. The rates has for overseas tour program package of 5%, 20%, both have been reduced to 2%. ठीक है ना? Perfect. इसमें और भी चेंजेस हुए हैं। एक सपोज करिए कि हमारा LRS, I'm not sure how many of us use this scheme of liberalized remittance scheme. तो 2 lakh liberalized, हाँ, जो और जहां पे हम फॉरेन एडुकेशन ये सब के लिए देते हैं तो उसमें दो था, या तो एक लोन लेके दे रहे तो 0.5% या अदरवाइज था तो 5%, तो उस 5% को भी रिड्यूस करके 2% कर दिया गया। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज विथ रिस्पेक्ट टू मैट। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस एज अ स्टूडेंट हैज गॉन थ्रू द प्रोविजंस ऑफ मैट। तो मैट का हमेशा मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट एवरीवन, बट मेरे को हमेशा एक ही चीज से डर लगता था, वो मैट क्रेडिट कैलकुलेट करो, उस मैट क्रेडिट के कारण डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करो, मतलब हमेशा सोचता था कि ये चीज कहीं से चला जाए, और चला गया मतलब नाउ मैट हैज बीन मेड द फाइनल टैक्स।
यानी अब चाहे आप टैक्स मैट प्रोविजंस के अंदर देंगे चाहे नॉर्मल इनकम टैक्स में देंगे, विच एवर इज हायर इज द लॉ, तो आप जिस भी प्रोविजन में देंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल टैक्स। पहले क्या होता था, अगर मैट और नॉर्मल प्रोविजन में मैट हायर है तो आप मैट में दे तो दीजिए, बट डिफरेंस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करके आगे के अगले सालों की लाइबिलिटी से एडजस्ट कर सकते थे। अब वो नहीं अलाउड है। अब इस साल अगर मैट हायर है तो आप मैट का टैक्स दीजिए और नो एडजस्टमेंट इज अलाउड। ओके, तो अब पुराना क्रेडिट जो ऑलरेडी हमें मिला हुआ उसका क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने एक चीज कहा, अब आप न्यू रेजिम में चले जाइए। सो कंपनीज आल्सो हैव अ न्यू रेजिम 115BAA, जहां पे आप न्यू रेजिम में चले जाइए। उसके बाद जाके आपको जो पुराना टीसीएस क्रेडिट है, सॉरी पुराना मैट क्रेडिट है, वो 1/4 ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर करके मिलते जाए। ठीक है, ये ओल्ड रेजिम में जो रह जाएगा उसको मैट क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, उसके लिए तो मैट खत्म हो गया, खाली मैट टैक्स देते जाओ, फाइनल टैक्स और खत्म। न्यू रेजिम में आप चले जाओगे तो उसमें मैट लगता नहीं है, बट जो पुराना मैट क्रेडिट है वो आपको आपके नॉर्मल इनकम टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होके मिलते जाएगा। सेट ऑफ होते जाए। हाँ, कितना अमाउंट सेट ऑफ होगा? जो भी जिस साल की टैक्स लायबिलिटी होगी उस उसका हिसाब अप टिल 25% और द अवेलेबल मैट क्रेडिट विच एवर इज लोअर। whichever. क्लियर है? Fair है। नेक्स्ट में आते हैं हम बाई बैक। ये लास्ट ईयर मैंने कम से कम 50 सेशनों में बोला था। पहले तो आप देखिए बैकग्राउंड समझिए अगेन। बैकग्राउंड क्या था कि बाईबैक आज से कुछ सालों पहले तक किसको टैक्स देने की लायबिलिटी थी? कंपनी को। यानी जो कंपनी बाईबैक कर रही है वो उसके ऊपर टैक्स देती थी, शेयर होल्डर के हाथ में वो पूरा पूरी एग्जेम्प्ट होता था। अब इसका क्या हुआ? इसका रॉन्ग यूटिलाइजेशन होने लग गया। कैसे रॉन्ग यूटिलाइजेशन होने लग गया? क्योंकि कंपनीज के हाथ में बाईबैक टैक्सेशन में एक लूप होल था, तो कुछ सीएज ने उसको लूप होल को आइडेंटिफाई किया और बाईबैक को यूज करने लग गए एज अ मैकेनिज्म टू पास ऑन द मनी टू इट्स शेयर होल्डर्स टैक्स फ्री ऑफ द कंपनी, टू पास इट ऑन टू द शेयर होल्डर्स टैक्स फ्री। तो वो सब चीजों को देखते हुए उन्होंने बाईबैक के ऊपर टैक्सेशन ला दिया। सो टैक्सेशन ला दिया, वहां तक ठीक था, बट उन्होंने क्या गलती की लास्ट जब ये टैक्सेशन को लाया गया? उन्होंने कहा कि भैया मैं बाईबैक पे टैक्स तो लगाऊंगा या लगाऊंगी, लेकिन पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है, यानी जो भी आपको बाईबैक में अमाउंट मिल रहा है, विल बी टैक्स्ड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसका कॉस्ट को मैं आपको उससे लेस नहीं करने दूंगा। कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कैपिटल लॉस, कॉस्ट विल बी टेकन एज अ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो तो आपकी, मैं मानूंगी कभी और कैपिटल गेन होगा तो अलाउ होगा, नहीं तो वो गया। So this entire provision of bringing back the buyback taxation was ultra wise and non-constitutional. आप किसी का इनकम पे टैक्स लगा रहे हो और उसके अगेंस्ट जो उसका खर्चा हुआ है उसको नहीं अलाउ करके, दिस इज नॉट द इंटेंट ऑफ द लॉ एंड कैन नेवर बी द इंटेंट ऑफ द लॉ। तो इस साल में उन्होंने उसको ठीक किया और बोला कि नहीं, अब जो प्रोसीड्स है वो भी कैपिटल गेन में जाएगी, कॉस्ट भी कैपिटल गेन से लेस हो जाएगा, नेट पे ही आपको टैक्स देना है। लेकिन अब इसमें भी उन्होंने एक लेकिन ला दिया। क्या लेकिन लाया उन्होंने? लेकिन ये लाया कि भाई अगर आप प्रमोटर कैटेगरी के तब तो आप इसको यूज करेंगे, आज के दिन भी 12.5% टैक्स देके अगर पैसा मेरा कंपनी का मेरे हाथ में आ जाता है तो हम ले लेंगे। हम क्यों कंपनी से रेम्यूनरेशन लेंगे, क्यों कुछ और लेंगे जिसमें मेरा 30% टैक्स लगता है? हम तो 12.5% ही ले लेंगे, कैपिटल गेन ले लेंगे। हम इतना ही तो होगा कि अगर मैं बाईबैक कर दूं 12.5% में कैपिटल गेन मिल रहा है मेरे को, मैं वो ले लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप प्रमोटर कैटेगरी में हैं तो आप इस पोजीशन पे हैं ये बाईबैक को यूज करने के लिए एज एन आर्बिट्राज टूल टू मेक इट एंटी आर्बिट्राज। इन केस ऑफ प्रमोटर हायर रेट ऑफ टैक्स लगेगा, यानी जो आपका नॉर्मल इनकम पे लगता है वो रेट ऑफ, आप कैपिटल गेन में ही लगाइए बट हायर रेट पे टैक्स दीजिए। यानी सपोज करिए कि आप इंडिविजुअल्स हैं तो 30% पे, कंपनीज है तो 22%, तो आप हायर रेट पे टैक्स दीजिए
चलिए, तो ये बायबैक का टैक्सेशन हो गया। एसटीटी आई एम नॉट गोइंग इनटू, बिकॉज ये सर ने इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया है कि whatever I now say will be just a waste of time. एक एक लेकिन एसजीबी टच बेस। हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखिए, अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए ये अगेन मेरे पास ये क्वेरीज every year was coming and I was every year trying to explain it to people. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, अब बंद भी कर दी है। उसमें जिन्होंने भी बॉन्ड्स अप्लाई किए थे और या रख के रखे हैं या मार्केट से खरीदे थे और रख के रखे हैं, तो देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में क्या था कि जो भी आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अब लोग इसमें ये क्या था, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रेड भी होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो लोग क्या कर रहे थे, लोग मार्केट से खरीद ले रहे थे और उसको मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहे थे और उसका एग्जेम्पशन ले रहे थे। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, मेरा इंटेंट था कि आप अप्लाई करें, जब स्कीम आई है पूरे 8 साल होल्ड करें और मैच्योरिटी तक रखें और तब रिडेम्पशन ले, तब मैं आपको एग्जेम्पशन दूंगी। अगर आप बीच से मार्केट से खरीद के मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हैं तब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यस, ये चीज क्वेश्चन दो, मेरा ओपिनियन पहले भी ये था, मैं लोगों को जब एडवाइस किया मैंने तब उनको यही कहा कि भैया इंटेंट इज टू होल्ड इट फॉर 8 years, otherwise it will not be allowed. Now that issue has been clarified. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। आई एम अगेन नॉट श्योर इफ यू गाइज वांट टू इलैबोरेट ऑन दिस। हम में से किसी के या हमारे किसी रिलेटिव्स के फॉरेन में एसेट्स होंगे या फॉरेन से इनकम आती होगी, सो दिस क्लॉज इज बेसिकली एप्लीकेबल जो कि इंडिया में रेसिडेंट है। तो जो इंडियन रेसिडेंट्स है उनका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, उनको अपने आईटीआर में हर एक फॉरेन इनकम को भी डिस्क्लोज करना है और फॉरेन एसेट्स को भी डिस्क्लोज करना है। अगर आप फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट्स को अपने आईटीआर में नहीं डिस्क्लोज करते हो तो आपके ऊपर 2 तरफा पेनल्टी लगती है। एक तो नॉन डिस्क्लोजर की विच इज 10 लाख रुपीज पर ईयर, और एक वैल्यू वाइज पेनल्टी जो कि उस एसेट का एक परसेंटेज भी होता है और प्लस पेनल्टी भी लगती है, अलग अलग चीजें। अब आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द पेनल्टी, बट नाउ इसके ऊपर काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे इन द पास्ट फ्यू इयर्स, और देखा गया कि काफी जिसको बोलते हैं ना वाइड स्प्रेड नॉन कंप्लायंस है, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ कंप्लायंस नॉलेज एंड थिंग्स लाइक दैट। सो गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन अ वन टाइम डिस्क्लोजर स्कीम। उन्होंने कहा भैया अगर आपके पास 6 महीने की विंडो में दूंगी, 6 महीना विल स्टार्ट ऑब्वियसली व्हेन दिस स्कीम बिकम्स इफेक्टिव, तो मैं 6 महीने का आपको विंडो दूंगी, उस 6 महीने में आप डिस्क्लोज कर दो तो मैं आपको उसके बाद का कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन कुछ एक आपको अमाउंट देना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर स्कीम। क्या अमाउंट है? अगर आपका इनकम है फॉरेन इनकम जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया बट उसके ऊपर टैक्सेस ड्यूली पेड है इन दैट फॉरेन कंट्री जिसको आपका यहाँ पे क्रेडिट मिलना था, तो अगर टैक्सेस ड्यूली पेड है तब आप सिर्फ 1 लाख रुपया पेनल्टी दो अगेंस्ट नॉन डिस्क्लोजर एंड योर डिस्क्लोजर विल बी डीम्ड वैलिड। बट अगर आपका कोई फॉरेन एसेट था जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, then you have to pay 30% of the fair market value of that asset towards tax and 30% of the fair market value of that asset towards penalty and interest, यानी total 60%। क्वाइट स्टीप। नहीं, इट्स नॉट स्टीप। इफ यू सी, अगर मेरे को आज से 10 साल पहले का है, मैंने अज्यूमिंग कि मैंने उसको अनडिस्क्लोज इनकम से या अनडिस्क्लोज सोर्सेज से वो लिया है, तो मेरा तो आज के दिन में 6 साल का तो ब्याज ही हो जाता है ना 70-80%। तो सो 60% इज नॉट स्टीप एट ऑल, एंड कंसिडरिंग कि वो आपको आगे आने वाले प्रोसिक्यूशंस और ये सब से कंप्लीट रिलीफ दे रही है। 60% might sound steep because वो आपको अभी आउटफ्लो में देना पड़ेगा, बट अदरवाइज इट्स नॉट स्टीप। मोटर एक्सीडेंट कंपेंसेशन में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, नॉट अ बिग डील। ये एक पॉइंट है, बहुत टेक्निकल है। अगेन इफ एनीवन वुड लाइक टू, अपने से कोई है जो डायरेक्ट टैक्स लॉ की प्रैक्टिस करता है
या डायरेक्ट टैक्स से एनी वे कनेक्टेड है? क्योंकि अदरवाइज मैं इसको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक डायरेक्ट, लाइक आई एम इनटू सर्च सीजर, आई एम इनटू लिटिगेशंस, आई एम इनटू एडवाइजरी, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट अदरवाइज फॉर अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसमैन या नॉर्मल कोर्स ऑफ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं उसी हिसाब से समझाता हूँ, अज्यूमिंग कि हम में से कोई भी एक कंसल्टेंट नहीं है फॉर डायरेक्ट टैक्स। एक कंसेप्ट चल रहा था, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, जो भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है, यानी 148 का असेसमेंट होता है, उसका इनिशियल नोटिस हमारा लोकल जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर देता था, और फिर वो असेसमेंट फेसलेस होता था। सो दिस फेसलेस स्कीम वाज ब्रॉट इन 2021, जहां पे बोला गया कि सारे असेसमेंट सबसे फेसलेस होंगे, नो मोर गोइंग टू द पर्सन, इवन यू विल नॉट नो कि कौन असेसमेंट आपका कर रहा है। आपका असेसमेंट कलकत्ता का, दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, लुधियाना में हो रहा है, बैंगलोर में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, नॉट बी नोइंग इट। बट उसका जो इनिशियल नोटिस है वो आपका जो कलकत्ता का ऑफिसर है वही देगा। तो और स्कीम में लिखा हुआ था कि वो फेसलेस जो ऑफिसर है वही नोटिस भी देगा। तो इसको लेके एक ट्रूथ था, इसको लेके वेरियस असेसीज हैव गॉन इनटू हाई कोर्ट एंड इवन सुप्रीम कोर्ट कि भैया जो हमारा इनिशियल नोटिस है वो भी एज पर स्कीम वो फेसलेस ऑफिसर को ही देना चाहिए, बट हमारा तो लोकल ऑफिसर दिया है इसलिए वो नोटिस ही इनवैलिड है। तो अब गवर्नमेंट ने साइलेंटली क्या किया है, अपने एक्ट को अमेंड कर दिया और बोला है कि भैया नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मैं मानूंगा कि इट वाज ऑलवेज द लोकल असेसिंग ऑफिसर जिसको नोटिस देना था। इट वाज ऑलवेज डीम्ड टू हैव बीन इशूड बाय द लोकल एओ। तो ये जितना डिस्क्रिपेंसीज या डिस्प्यूट है उसने अपने तरफ से उसको सेटल कर दिया अपने फेवर में सुओ मोटो की भैया मैं तो मान ही रहा हूं शुरू से कि यही था, आप जो सोच रहे हो वो गलत है, जबकि लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है कि फेसलेस वाले को करना है। बट उसने कहा कि नहीं, नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो हमेशा से मान ही रहा हूं कि ये। तो अगेन दिस विल बी सब्जेक्टेड टू फर्दर लिटिगेशंस। ऐसे ही डिन का इफेक्ट भी क्योर किया गया कि अगर डिन नहीं भी तो मैं मानूंगा कि वो करेक्ट है, हमेशा से मानूंगा ये करेक्ट है। अगेन ब्लॉक असेसमेंट्स, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस। इनकम टैक्स में जब सर्च होती है तो कंसेप्ट आया है ब्लॉक असेसमेंट, ठीक है ना। तो ब्लॉक असेसमेंट का अदर पर्सन, सपोज किसी एक पर्सन के यहाँ सर्च हुई है और वहां पे मिस्टर बी का पेपर मिला, तो पहले मिस्टर बी का भी पूरा ब्लॉक असेसमेंट होता था। अब उसको रैशनलाइज किया कि भाई मिस्टर बी का जिस साल का पेपर मिला उसका उसी साल का असेसमेंट होगा। दूसरा, इसका जो असेसमेंट का टाइमलाइन था कि 12 महीने में खत्म करना है, वो होता था एक पीओ करके कंसेप्ट है उससे, तो उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। एक कुछ केसेस में जहां पे असेसमेंट और पेनल्टी ऑर्डर्स दो अलग अलग होते थे, अब बोला गया कि असेसमेंट और पेनल्टी ऑर्डर्स एक ही होगा। देयर विल बी नो टू डिफरेंट ऑर्डर्स, द पेनल्टी विल बी इनिशिएटेड विद असेसमेंट एंड विल कम एज वन सिंगल ऑर्डर। अगर आपको अपील करना है तो आपका जो पहले प्री डिपॉजिट वर्ड यूज किया गया, दो इट्स नॉट टेक्निकली प्री डिपॉजिट, बट अगर आपको स्टे ऑफ डिमांड चाहिए तो पहले 20% पेमेंट करना होता था, अब आप 20% की जगह 10% पेमेंट कर दीजिए ऑफ योर डिमांड एंड आपको बाकी डिमांड पे स्टे मिल जाएगा। दूसरा, एक इम्यूनिटी मिलती थी पेनल्टी से। तो पहले वो दो पेनल्टी दो टाइप की होती है इनकम टैक्स एक्ट में, एक 50% एक 200%। तो 50% वाले पेनल्टी पे इम्यूनिटी मिलती थी, 200% पेनल्टी वाले पे इम्यूनिटी का प्रोविजन नहीं था। अब उसमें भी इम्यूनिटी का प्रोविजन ला दिया गया विद द कंसेप्ट कि आप 100% दे दो, बाकी 100% पे आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। कुछ केसेस में पेनल्टी को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, जहां पे रिग्रेस इंप्रिजनमेंट था उसको सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिया गया है ताकि बेल मिल जाए। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। कुछ एक पेनल्टीज को फीस में कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसे कि सपोज करिए आपका पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट या पेनल्टी फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वो सबको फीस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अच्छा, एक जो आपके अनडिस्क्लोज इनकम होती थी ऑफ द नेचर ऑफ अनडिस्क्लोज कैश क्रेडिट, ये सब उसका टैक्स रेट होता था 60%, तो उसको रिड्यूस करके 30% कर दिया गया है 115BEE का। तो लोग बहुत खुश हुए कि अच्छा टैक्स रेट कम हो गया है। बट सोचिए, इसका मैं आपको अदर पॉइंट ऑफ थॉट देता हूं। टैक्स रेट जरूर 60 से कम करके 30 कर दिया गया है, बट पहले जब टैक्स रेट 60 था तो उसके ऊपर पेनल्टी फिक्स थी 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट,
यानी 60% का 6%, तो टोटल हो गया 66%। अब Right. 30% करने से इसके ऊपर 270A की पेनल्टी लगती है जो ऑटोमेटिक 200% है। तो 30% का 200% यानी 60%। तो पहले का 66% कम था, या अभी का 30 + 60 90% कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऑटोमेटिक पेनल्टी में कन्वर्ट होती है। तो टेक्निकल टर्म इज ऑप्शनल, पेनल्टी इज ऑप्शनल, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ऑटोमेटिक। तो एक्चुअली में कम नहीं किया गया, एक्चुअली में इसको बढ़ाया ही गया है। I'm not going into prosecution and all because that is again very technical. Crypto assets. क्रिप्टो में चेंज नहीं किया गया। क्रिप्टो में जो एक स्टेटमेंट, अच्छा ये भी हमारे लिए नहीं है, ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जैसे वजीर एक्स, ये सब लास्ट ईयर उनको एक स्टेटमेंट फर्निश करना होता था उनके यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस हुए टू दी गवर्नमेंट, जो हमारे बाद में AIS ये सब में फ्लो करेगा। तो अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लाई गई है 50,000 की। ठीक है ना? सो दिस इज नॉट फॉर अस। हमारे लिए तो क्रिप्टो जो टैक्सेबल है फ्लैट, वैसे ही टैक्सेबल रहेगा। तो की टेक अवेज देखो यही है, the government is focusing more on voluntary compliances and मैट जैसे कुछ एक प्रोविजंस जो कि थोड़े से क्लमजी थे उसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज और रैशनलाइज कर दिया गया है, TDS को कर दिया गया है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम चीजों को डिक्रिमिनलाइज करें, तो बहुत सारे प्रोसीड्यूरल डिस्प्यूट्स और ये सब को लिटिगेशन में क्रिमिनल इंपैक्ट को रिड्यूस कर दिया गया है। एंड ओवरऑल जो मैंने पहले भी कहा कि हम इस गवर्नमेंट से टैक्स में रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम उनसे रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रोसीड्योर में, एंड दैट विल आल्सो कम इन बिट्स एंड पीसेस। करेक्ट। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं एक लिमिटेड डिस्कशन ऑफ 5 मिनट्स ऑन इनकम टैक्स एक्ट 2025 आल्सो। तो ये हम में से बहुतों का क्वेश्चन होगा कि यार नया साल से नया एक्ट आ रहा है। एक्ट नया नहीं आ रहा है, इट्स जस्ट द सेम वाइन इन द ओल्ड बॉटल पैकेज्ड इन अ न्यू वे। मैं बॉटल भी ओल्ड ही बोला हूं, मैं ये भी नहीं बोला सेम वाइन इन अ न्यू बॉटल, सेम वाइन इन एन ओल्ड बॉटल पैकेज्ड इन अ न्यू वे। पैकेज चेंज हो रहा है बस. हाँ, लॉ भी पुराना है, लॉ का कंटेंट भी पुराना है, लॉ का डेफिनेशन भी पुराना है, खाली वर्डिंग्स अलग है या उसका प्रेजेंटेशन अलग है बस। कुछ एक जगह टेक्निकल चेंजेस है तो अगेन आई थिंक दैट विल नॉट बी अ सुटेबल थिंग टू डिस्कस है, बट अदरवाइज थिंग्स आर मीनिंग। हाँ, अब क्या दिक्कत क्या होगी, हम में से सबको एक आइडिया, अच्छा 44AB का टैक्स ऑडिट होना है, तो वो 44AB नहीं अब 63 का टैक्स ऑडिट होगा। अच्छा, फॉर्म भरते थे 3CD, अब वो 3CD फॉर्म नहीं, वो कोई और फॉर्म होगा। तो वो सब चीजें चेंज है जो हमें कस्टम्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट as far as the essence of the law is concerned it remains the same which was in 1961. As of now it remains the same. So it was basically a redrafting and reclassification exercise, जहां पे जो एक्ट के सेक्शंस बिखरे हुए थे उनको एक जगह ला दिया गया, उसको रीड्राफ्ट किया गया, लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल किया गया फॉर अ कॉमन मैन, बस वही सब चीज किया गया, लॉ रिमेन्स द सेम। So that's it from my end. Thank you so much for having me. I hope I was able to add some value. Definitely, definitely. Now we are moving to the next session, that is rapid fire round, where I will be asking few questions from both our speakers. Rajiv sir, हाँ बेटे यही पे हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, बजट 2026 बोल्ड और बैलेंस्ड? बैलेंस। आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर वहाँ आवाज नहीं आ रहा है। हेलो।
आई थिंक अंकित का नेटवर्क शायद डिस्कनेक्ट हो गया है. सो आई हैव वन क्वेश्चन आयुष. जो आपने मेंशन किया था जुलाई एंड अगस्त फॉर हाँ अदर हाँ एंड फॉर बिजनेस इनकम. तो if one person has both the income, say one is salaried as well as has a business, तो उस केस में कौन सा मंथ एप्लीकेबल होगा? अगस्त हो गया ना, मतलब अगर बिजनेस इनकम है, वेदर विथ और विदाउट एनी अदर इनकम, इफ बिजनेस इनकम इज देयर देन इट ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स टू अगस्त. अच्छा, बाय डिफॉल्ट इट विल बी अगस्त अगर बिजनेस हाँ, इनकम है तो. प्रोवाइडेड आपको ऑडिट नहीं है, ऑडिट है तो फिर अक्टूबर. अक्टूबर. ओके, थैंक्स. या Priya, do you have another set of questions with you? हेलो हेलो. हेलो. या आयुष, जो क्वेश्चन था, तो द हाँ हाँ, बजट टैक्स चेंज अ न्यूट्रल शिफ्ट और स्टेलेथ इंक्रीज. no, it is a neutral change because it is something which is not very means what you say widespread changes hai. It is more of on the technical grounds, so not much. नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव सर आपके लिए. मिडिल क्लास रिलीव्ड और लेट डाउन. देखो क्या है, लास्ट ईयर 3 जो बजूका था तीनों दे दिया गया. इंडियन को 3 बजूका था, तीनों दे दिया गया. क्या क्या दिया गया? नंबर 1 दिया गया सबसे पहले फरवरी लास्ट ईयर, इस साल ही उन्होंने वो इनकम टैक्स कम कर दिया. 12 लाख के सब तक, वो आयुष को अच्छा से पता है, वो बता देगा. मैंने इनकम टैक्स कम किया. दूसरा, उन्होंने आरबीआई ने रेट कट कर दिया जून जुलाई में, ह्यूज रेट कट. तो इनकम टैक्स कम हो गया तो हम लोग के पॉकेट में रुपए ज्यादा हो गए, पर्सनल डिस्पोजल इनकम बढ़ गया. फिर सेकेंड, जब रेट कट किया तो हम लोग का ईएमआई कम हो गया. फिर तीसरा जो राहत कसर था, जीएसटी कर दिया. डायरेक्ट बेनिफिट, ये तो बच्चा बच्चा के पॉकेट में आया. कोई लोन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स तो जो लास्ट फरवरी में कम किया था वो तो ओनली द पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस अप टू 12 लाख समथिंग था. और रेट कट जिसके लिए जिन लोगों ने लोन लिया, लेकिन जीएसटी कट किया तो वन शॉट में सब चीज दाम कम हो गया. तो 3 ऑलरेडी बजूका मिडिल क्लास को मिल चुका है. तो आप सब लोग सोचो कि मिलते ही जाए मिलते ही जाए, ऑलिवर ट्विस्ट की तरह गिव मी मोर, वो तो नहीं हो सकता ना भाई. और ये जो बोला आयुष गोयल ने, एक लाइन सही बोला, कि ये तो सोचना भी मत कि हम लोग को कोई टैक्स वो छोड़ेंगे, कि भाई वो कोई भी तरह का हम लोग को टैक्स रिलीफ मिल सकता है. जबकि उन्होंने लास्ट में तीनों दिया था, बट ये सोच भी नहीं सकते हम लोग कोई टैक्स से कम करते. सो मिडिल क्लास को ऑलरेडी मिल चुका है. अब और कुछ नहीं है, अब हम लोग का टाइम है कुछ करके दिखाने का. बस हम लोग भाई एक हाथ में माला रखे हुए, एक हाथ में भाला रखे हुए हैं. सनातन धर्म खतरे पे, बस चल रहा है भाई. बताओ. सर आप दोनों से एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन. वन मिस्ड अपॉर्चुनिटी. आयुष तो भी देखो बोल. मेरे एंड पे व्हाट आई थिंक अगेन बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो क्या है ना, बहुत सिंपल से एक एग्जांपल के साथ मैं शेयर करूंगा. इंडिया को डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल होगा कंप्लायंस का. जितना आप अपने लोगों को कंप्लायंट बना पाओगे उतना आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी. क्योंकि जैसे डिमोनेटाइजेशन एक एग्जांपल था, जहां पे रुपया सिस्टम में आया, इन्वेस्ट हुआ, चाहे एसआईपी में हुआ, चाहे इक्विटी में हुआ, कहीं भी, उसका ठीक है नेगेटिव पार्ट था, बट जितना आप सिस्टम में लोगों को ला पाओगे उतना है. तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप चीजों को सिंप्लीफाई करो. तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन, जब आपने एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज की एक एक्ट को चेंज करने की, तो आपके पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था बहुत चीजों को ठीक कर देने का, जो कि एक 1961 से रिडंडेंट चल रहे हैं. अब आपके पास एक, जैसे एग्जांपल लेता हूं फॉर इंडिविजुअल्स, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम. तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था कि ओल्ड रेजिम को पूरा पूरी हटा दो. जब आप सारा बेनिफिट न्यू रेजिम में दे रहे हो तो ओल्ड रेजिम को रखा क्यों, आप हटा दो.
आप वो हटा दोगे तो 40 सेक्शन हट जाएंगे, बट नहीं, क्यों उन्होंने क्यों रखा है? क्योंकि उनके खुद के जो पार्लियामेंट्री डेली अलाउंसेस है वो ओल्ड रेजिम में एग्जाम्प्ट है, न्यू में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वो कंटिन्यू रखा। But these are the missed opportunities where they could have earned the trust of the people, they could have made them more compliant and moved towards a better developed society as far as compliances are concerned. So Check the basically, compliance corporate level. governance is the need of the hour. Check the compliance level of a developed country like UK, US, any country of that matter, जहाँ पे compliance level goes down as deep as more than 50% of the society. And India mein compliance level is what? Below 10%. So that shows the difference. Right. Sir, your views? देखो, हमको लगता है कि अगर उनको यही था कि भाई ट्रेडर लोग को और फाटका लोग को बंद करना है, तो उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को दे देना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। उनका बात है कि जब सब तरह का इन्वेस्टमेंट में कोई भी तरह लैंड हो, गोल्ड हो, उस पर इतना टैक्स मिलता है, तो स्टॉक मार्केट में भी वही होना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रेस्ट। वट एवर, ऐसे अगर उनको शॉर्ट टर्म करा था तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या एसटीटी फॉर डिलीवरी को थोड़ा कम कर देना चाहिए। कुछ लाना चाहिए था कि आदि लोग करते, अदरवाइज इट वाज ओके। Thank you, sir. Thank you for your time. A vote of thanks. I would like Mr. Varun Bothra to add few words here. Hello Rajiv sir, hello Ayush. I am Varun Bothra. Presently HBM Alumni Association में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारी एक कम्युनिटी है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, which is basically focusing on overall skill enhancement, upliftment within the community, within the HBM family. तो ये हमारा सेकंड इनिशिएटिव था कि हम नॉलेज बेस को, स्किल को थोड़ा सा शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, एंड इसीलिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। सो बेसिकली आई एम वेरी थैंकफुल टू राजीव सर एंड आयुष बोथ कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए, और अपने नॉलेज बेस को शेयर किया हमारी फैमिली के साथ। एंड आप दोनों से मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा, थोड़ा लालची मैं भी हूँ राजीव सर, कि आपका सपोर्ट और आपका साथ हमारी एचवीएम फैमिली के लिए ऐसे ही बना रहे, और हम आपके स्किल्स को, आपके एक्सपीरियंस को, आपके नॉलेज को आगे भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाए फॉर द बेनिफिट ऑफ द एचवीएम कम्युनिटी। सो एकदम मतलब हम थैंक तो यू। एकदम रेडी है। फ्यूचर में कभी भी दरकार पड़े, जैसे ये एआई के ऊपर है, इसके ऊपर हम आराम से सेशन ले सकते हैं। तो जो भी अच्छा अच्छा टॉपिक होगा, अगर हमारा मटेरियल प्रिपेयर होगा तो हम जरूर इस तरह का सेशन, कभी इतना लंबा नहीं लेंगे, आधी घंटा का ही लेंगे, लेकिन लेंगे जो। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा मेन फोकस स्कूल स्टूडेंट्स को एंगेज करना है, एंड एआई इज वन ऑफ द टॉपिक्स फॉर दैट। तो नेक्स्ट प्रोग्राम स्कूल स्टूडेंट्स को लेके करेंगे, एंड उसमें आपका, आयुष का, हम सबका पार्टिसिपेशन रहेगा, एंड बहुत बहुत अच्छा अच्छे से, लगेगा। और बहुत थोड़े अच्छे से अच्छे करो। स्केल में करेंगे उस प्रोग्राम को। दिव्या तो, दिव्या पर तो बहुत ट्राई करती है स्कूल में चालू करने का नॉलेज कैप्सूल का हमारा सेशन। वो होता ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं सबको इन लोग स्कूल में, बट वो बोलिए अब पीछे लग गई है। लेट अस सी, ग्रास रूट लेवल पे जाएगा, हर बच्चा को फर्क पड़ेगा। अभी स्कूल हम का हमेशा थोड़ा बोल, सा लेड बैक एटीट्यूड रहा है अभी तक के, बट राइट, ये चीज हम लोग भी रिकग्नाइज कर रहे हैं और उस पे एफर्ट भी ले रहे हैं राजीव सर। तो होपफुली बहुत जल्दी वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, और एक वन टू वन इंटरेक्शन मोमेंट हमारे लिए बनेगा जब हम स्कूल स्टूडेंट्स को एंगेज कर जरूर। पाएंगे। देखो अपन लोग का बात है, स्कूल स्टूडेंट वाला लोग का मेन 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 वही होता है। तुम लोग का तो जो हो रहा है हो गया, तो स्टूडेंट लोग जो यंग है उन लोग का ये है। हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं कि 40 साल पहले शिवाजी पार्क पे मुंबई में हजारों बच्चे क्रिकेट खेलने गए थे सचिन तेंदुलकर कोच से, उसमें से एक सचिन निकला। तो अगर हम लोग पूरा एचवीएम को ये सब क्लासेस कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई उसमें से जरूर एपीजे अब्दुल कलाम, कोई ना कोई प्रणब मुखर्जी निकल के आएगा। तो तुम लोग अपना स्कूल को बोलो कि थोड़ा लेट बैक और एटीट्यूड थोड़ा अपना साइड में रखें, और थोड़ा सा इनिशिएटिव ले तो बेटर रहेगा। जी जी बिल्कुल, इसको कर रहे हैं राइसर, एंड बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए भी डिस्कशन चालू करेंगे। चलिए, पक्का पक्का, ओके।
जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू आयुष। Thank you so much. Thank you Thank so much, you. sir. Thank you so much, Ayush. Thank you all. Thank you So, everyone. Thank you. okay. Thank you. Thank you.